क्या आप जानते हैं आयुष दर्पण गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला उच्च रेटिंग प्राप्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष दर्पण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 6000 से अधिक वेबिनार्स आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है, जो निरंतर जारी है। आयुष दर्पण का हिंदी वेब पोर्टल ayushdarbhan.com एवं अंग्रेजी वेब पोर्टल ayushdarbhan.org वर्ष 2010 से निरंतर आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को अपडेट करता है। आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आप अपना विज्ञापन देकर स्वयं को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो संपर्क करें। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्वस्थ रहना परम नियति है और अन्य सभी कार्य स्वास्थ्य द्वारा सिद्ध होते हैं। आयुष दर्पण पर ऐसे आयुर्वेद के हेल्थ टिप्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आप आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आयुर्वेद की हजारों पुस्तकें और वीडियो लाइब्रेरी में निःशुल्क उपलब्ध है। इस जानकारी को जनहित में निधिक से शेयर करें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महेश कुमार जी, अजय कात्यायन जी, हरिहर जी सोमनाथ से, राम अवतार माली जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको प्रणाम करता हूं। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा एक ऐसा मंच है जहां पर हम अपने क्लिनिकल केसेस का डिस्कशन करते हैं और बेहतरीन तरीके से डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से आपके कोई केस अगर हो, आपने कोई केसेस के बारे में आप जानकारी लेना चाहें, बताना चाहें, पूछना चाहें तो आप बता सकते हैं। आपको वेलकम है, आप अपने केसेस यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। शुरुआत में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो आप सब जानते भी हैं और हम थोड़ा बहुत रिविजन्स कर देते हैं आपका। तो जैसा कि आप लोग मैं कुछ आपको चीज़ें, आप लोग वैसे तो पंचकर्म से रिलेटेड चीजें, पंचकर्म की चिकित्सा करते हैं, लेकिन मैं आज जो आपको थोड़ा सा जिसके बारे में जानकारी थोड़ी सी आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग आपस में एक दूसरे का नॉलेज शेयर करते हैं। इसका उद्देश्य केवल नॉलेज शेयर करना है और नॉलेज शेयर करके अपनी चिकित्सा को श्रेष्ठ चिकित्सा को बेहतरीन बनाना है, ये हमारा उद्देश्य है इसके पीछे। तो अभी आजकल जो है वो बहुत सारे रोगी आपके समक्ष ज्वर लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ देहरादून में जहाँ मैं बैठता हूँ ओपीडी में, वहाँ पे काफ़ी मरीज आजकल फीवर लेके आ रहे हैं। मैं एक रोगी का आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उसके बाद जो है वो
आपके एक्सपीरियंसेस आपको बताएंगे, आप खुद शेयर करेंगे। तो मेरे पास आज एक रोगी आया जो उसका जो जो फीवर था उसको, और काफी समय से उसको फीवर था, लगभग लगभग समझ लीजिए कि वो, वैसे तो हम कंफ्यूज हुए कि अब इसको इस वक्त ही ये शायद प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन बता रहा था कि लगभग 10 साल से उसको जो है शरीर में भारीपन रहता है और कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहता है, और बार बार हल्का हल्का बुखार मेरे को रहता है। मैं जब भी टेम्परेचर लेता हूँ तो मुझे लगभग 98 से ऊपर ही रहता है टेम्परेचर, 99 है, 100 है, इस प्रकार की वो हिस्ट्री दे रहा था। मैंने उससे पूछा, जैसा हम लोग यूजुअली करते हैं, अपने मरीज का परीक्षण की तिथि लिख लेते हैं, फिर उसके थोड़ा बहुत मल प्रवृत्ति के बारे में पूछते हैं। साक्षी जी का भी स्वागत है। तो उसने बोला, मैं सबसे पहले जो सवाल करता हूँ कि भाई आपका पेट कैसा है, साफ होता है नहीं होता है, मल की प्रवृत्ति कैसी होती है, मल में चिकनाई तो नहीं आती है, ये हमारा एक यूजुअल क्वेश्चन होता है। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला, सर कभी कभी ऑफ एंड ऑन इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है, लेकिन वैसे चिकनाई आती है मल में। और लगभग लगभग मुझे अक्सर सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, लगभग लगभग जो है ज्यादा काम करूंगा तो थकान हो जाती है, किसी की बात पसंद नहीं आती है, इस तरह की चीजें वो बता रहा था। अब मैंने उसका जो है वो बार बार उसको बुखार आ रहा है और लगातार उसको इस प्रकार से बॉडी एक हो रहा है। फिर उसने बताया कि सर मैं, मेरा जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर ने जो है मुझे अपेंडिसाइटिस डायग्नोज किया था और मेरी सर्जरी भी हो चुकी है, ऐसा उसने बताया। और पढ़ाई का मरीज है ये, शायद शायद हरिहर जी अब माइक म्यूट कर लीजिएगा, मैं थोड़े समय में ही आपको फिर आपकी संभाषा आपके समक्ष कर दूंगा। मैंने उसको फिर थोड़ी सी उसकी पूर्व व्याधि का बहुत सारी उसने हिस्ट्री दी, बहुत सारी फाइल में बहुत सारी चीजें थी उसके पास, उसने होम्योपैथिक चिकित्सा भी ली थी। बता रहा था कि आज से करीब 8-9 साल पहले मुझे मलेरिया भी हुआ था। बहुत सारी उसने हिस्ट्री दी, वो सब मैंने नोट किए, जैसा कि हम लोगों को करना चाहिए, हम लोग करते भी हैं। मैंने उसकी पैटर्नल हिस्ट्री भी ली कि कोई मदर साइड से या फादर साइड से कोई इस प्रकार का, तो बताया फादर को ऑस्टियो संधिगत वात था, सोराइसिस थी। नाड़ी परीक्षा की मैंने उसकी, तो नाड़ी उसकी ठीक दिख रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको कोई टेम्परेचर हो। मल की परीक्षा की तो मल बताया कि उसने लास्ट जो कल खाया है और आज सुबह मल गया तो हार्ड स्टूल आया, तो कठिन मल था। मूत्र में कोई हमें विशेष ऐसा चेंज नहीं दिखा। जिह्वा इसकी थोड़ी सी साम जिह्वा दिख रही थी। शब्द उसका बहुत, मतलब उसको बोलने में बहुत मजा नहीं आ रहा था, बड़ी बड़ी क्षीण स्वर से बात कर रहा था वो। स्पर्श अगर हम टच कर रहे थे तो हल्का सा बॉडी उसका लग रहा था वार्मथ है, और बड़ा मतलब बेचैन सा दिख रहा था, मतलब व्याकुल दृष्टि थी उसकी। दुबला पतला मरीज था वो, अग्नि उसकी मंद थी, अच्छा सत्व का व्यक्ति था, लेकिन बल उसका बहुत अभी कमजोर था। और मैंने उसका ब्लड प्रेशर लिया तो वो नॉर्मल था, विद इन द नॉर्मल लिमिट थी। मैंने चूंकि वो 3-4 दिन पहले भी आया था, तो किसी और डॉक्टर के पास उसने उसका हीमोग्लोबिन ईएसआर कुछ टेस्ट कराए थे। वो मैंने देखा तो उसका ईएसआर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। इस प्रकार से मैंने कुछ उसके लक्षण किए, और इस प्रकार से मैंने उसको, उसके बहुत सारी चीजें उसकी जो है, फिर मैंने उसको क्लिनिकली एग्जामिन किया, उसके एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी किया, सब कुछ किया। कोई इस प्रकार का कोई भोजन में कोई विरुद्ध आहार इस प्रकार की चीज तो नहीं है, ये सभी चीजें देखी उसको। और उसके सारी चीजों को लिखने के बाद फिर मैंने उसकी एक छोटी सी मुझे लगा कि इसकी संप्राप्ति जो है वो कहीं ना कहीं बनती है। उसको बार बार पुनरावर्तक ज्वर, और फिर अग्निमान, फिर धातु अग्निमान, और फिर धातु क्षय के कारण शायद अंगमर्द हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगा। तो यहाँ पर मुझे एक सूत्र चरक संहिता का याद आया कि रुक्षम तेजो ज्वरकरम तेजसा रुक्षितस्य च रुक्ष रूप उष्मा सर्वत्र ज्वरकरम इति उक्तम भवति इयं च व्याधि अवस्था व्याधि प्रभावदेव जीर्णा अवस्थायाम भवति। चक्रपाणी की टीका में लिखा हुआ है कि आपको रुक्षता और रुक्षता से उष्मा की वृद्धि होती है, इस प्रकार व्याधि जो है फिर जीर्ण अवस्था में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से हमने, अभी वर्षा का काल चल रहा है तो हमने देखा कि वर्षा बारिश के कारण तो नहीं हो रहा है, बहुत यहाँ बहुत लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उत्तराखंड में। अभी कल भी स्कूल सारे बंद है यहाँ पे।
तो मैंने जो है वो चिकित्सा में क्या इसमें मैंने सोचा, मैं सही सोचा या गलत सोचा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो चिकित्सा सूत्र मैंने चरक के जो मेरे को ध्यान आया, चिकित्सा स्थान तीसरे अध्याय का 340वां सूत्र, चरक मेरा फेवरेट विषय रहा है शुरू से, ग्रेजुएशन से ही। तो मृदु भी शोधने शुद्धिर यापना बस्तयो हिता, हिताश्च लघवो यूषा जांगला मिसजा रसा, अभ्यंगो उद्वर्तन स्नान धूपना अंजनानि च, हितानि पुनरावृते ज्वरे तिक्त घृतानि च, गुरुव्य अभिष्यन्द सात्म्यानां भोजनात् पुनरागते लंघनो उष्णोपचारादि चारादि क्रम पूर्ववे। यहाँ पर मैंने ये सोचा कि इसको हल्का सा शोधन कर दिया जाए, इसका मृदु शोधन कर दिया जाए, इसकी अग्नि संदुक्षण की जाए, इसकी अग्नि संदुक्षण करके इसको लघु आहार दे करके फिर जो है एक योग जो है वो हमारे गुरुजी बताते थे आदित्य झा जी, किरात तिक्त तिक्तम मुस्तम परपटको अमृता घनंत पीतानि चाभ्यासात पुनरावर्तकम ज्वरम। ये चरक का जो एक श्लोक है, आप सब जानते हैं कि इसमें किरात तिक्त है। किरात तिक्त आप जानते हैं, तिक्त, नीम, मुस्त, परपट, अमृता, गिलोय, इन सब को जो है इन सब का वात इसका उसका या तो आप घन सत्व दीजिए या फिर इसका काढ़ा बना के दीजिए और फिर इसको आप पिलाइए। ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान तीसरे अध्याय का 340वां सूत्र है। तो ये हमने पहले उसका आम पाचन संसमनी वटी हमारे पास जो मैंने चिकित्सा व्यवस्था पत्र बनाई उसकी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे नूतन चिकित्सक जो यहाँ ज्वाइन किए हैं, तो हमने संसमनी वटी हमारे पास खूब आई हुई है, कोविड के समय में बॉक्स में आई थी। तो संसमनी वटी जो है, आदित्य झा जी भी शायद यूपी में है, तो संसमनी वटी खूब आई थी कोविड के समय में, तो वो बहुत सारी तो बांटी हम लोगों ने, अभी बची हुई है। तो हमने संसमनी वटी को उष्ण जल से लेने के लिए कहा। शुंठी चूर्ण हमने उसको कहा कि तुम जो है शुंठी चूर्ण ले लो उसके साथ में जो है आधा चम्मच। और इसके बाद जो मैंने अभी जो योग बताया आपको, किरात तिक्त मुस्त तिक्त परपट अमृता का क्वाथ, ये ज्वरनाशक कषाय हैं। ये हमने उसको कहा कि तुम 15 से 20 ml जो है वो दिन में कम से कम 2 बार ले लो। और अमृतारिष्ट साथ में उसको ऐड किया भोजन के बाद सुपोषण जल से। और अब उसे फॉलोअप के लिए मैंने बुलाया। इसमें यहाँ पे मैंने उसको ये कहा कि आप जो है जब तक, चूंकि आपको ये सूत्र जो मैंने पढ़ के बताया उसमें लिखा है, आप पढ़िएगा कि हिताश्च लघवो यूषा जांगलम मिसजा रसा, अभ्यंगो उद्वर्तनो, अभी बात करते हैं, उद्वर्तनो धूपना अंजनानी, जब तक ज्वर मुक्त न हो जाए तब, यानी कि रोगी अपना ज्वर मुक्त होकर पूर्व अपना बल को प्राप्त ना कर ले, तब तक उसे व्यायाम, व्यवाय, चंक्रमण वर्ज करना चाहिए। साथ ही लघु आहार, मिताहार और आम पाचन के बाद आहार में आप घृत का समावेश कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया। बाद में इसको फिर हम देखेंगे, इस रोगी को आगे हम बस्ती चिकित्सा दे सकते हैं, फिर और भी कुछ औषधि कल्प हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा शॉर्ट केस आपके सामने समराइज किया। अब आपके कुछ केसेस हैं, तो शायद शशि तिवारी जी कुछ बता रही हैं कि SGOT 952 SGPT 1650 इज इन 6 year old मेल चाइल्ड। यहाँ पे अनुरिता सकट जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पोद्दार कॉलेज ज्वाइन किया है, मेरे को ऐसी जानकारी आपने दी और अभी मैंने ग्रुप में देखा, आपको बहुत बहुत बधाई। गवर्नमेंट कॉलेज में थैंक यू वेरी मच। वहाँ पे प्राध्यापक हैं, अच्छी बात है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाना एक अलग ही होता है, वहाँ पे आपको काफी और ज्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे और निश्चित रूप से कि आपकी एनाटमी की नॉलेज का लाभ, क्योंकि एनाटमी जो विषय है, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी विषय क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल नहीं होता है। अब बेसिकली चूंकि मैं जानता हूँ इस बात को कि मर्म चिकित्सा एनाटमी वाले, सर्जरी वाले से बेहतर समझ सकते हैं उसका फायदा। तो निश्चित रूप से मैं वहाँ पे एक सर्जरी में भी एक मैडम है जो प्रधन्या कापसे नाम है शायद उनका, शायद आपसे परिचय होगा उनको, उनका क्या नाम बोला सर? प्रधन्या कापसे। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। तो वो यहाँ आई उत्तराखंड में, तो स्पेशली उन्होंने मेरे से मर्म सीखा था। फिर वो यहाँ पे किसी NCISN के किसी उसमें आई थी, उसमें इंस्पेक्टर के रूप में आई थी, तो मेरे से मुलाकात की थी, सर आपसे मिलना चाहती हूँ। तो वो भी वहाँ पे हैं। आप निश्चित रूप से एनाटमी डिपार्टमेंट में तो बहुत ही बढ़िया। आपने किस पोस्ट पे ज्वाइन किया वहाँ पे? सर मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे और रिसर्चर भी हूँ। CA की रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट था, तो CCRA का यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था।
अच्छा, आप अभी प्रोजेक्ट में हैं वहाँ पे, तो लेकिन एकेडमिक तो एक्टिविटी तो होगी ही वहाँ पे ना, बिल्कुल सर, पढ़ाना बिल्कुल। पढ़ाना तो चल ही रहा होगा। तो बड़े बहुत अच्छा है। एकेडमिक में रहने का फायदा ये रहता है कि आप विषय के टच में रहते हैं, और आयुष दर्पण आप सभी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स को इसमें काफी मदद करता है, क्योंकि अभी सर आपको जान के खुशी होगी सर, मैं आपको चरण स्पर्श करके बोलती हूँ। आज मेरा फर्स्ट पीएचडी को और एमडी पीएचडी स्टूडेंट्स है मेरे पास में। यूजी हाँ को हाँ, मैं सिर्फ ओरिएंटेशन देती हूँ, लेकिन मेरा पहला लेक्चर मैंने कंप्लीट मर्म का किया और 3 दिन में सिर्फ मर्म ही लेने वाली हूँ। आपकी क्या बहुत बात ज्यादा है, याद आई थी और गलती से आज आपका मैसेज भी आ गया तो मैं रह नहीं पाई। क्या काफी बात देर है। हो जाती है ना, बॉम्बे इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ तो स्टाइल, बहुत लेकिन बहुत, हाँ, पहले दूरी मर्म ही है पड़ती मेरे से। होगी। जी थैंक यू जी, सर। वहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं खुद हाँ गया जी। हूँ उस कॉलेज में, पौधार 700 आयुर्वेदिक 800 कॉलेज। का ओपीडी रहता है सर, 700 800 वन का ऑफ द ओपीडी। बेस्ट इंस्टीट्यूशन आई थिंक ऑफ द आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे मैंने 2005 में मैं गया था, और वहाँ की ओपीडी इतनी जबरदस्त थी। उस समय वहाँ पे कोहली सर प्रिंसिपल थे, मुझे याद, शायद एचओडी थे, मुझे याद थोड़ा बहुत आ रहा है। वो मैं डॉक्टर निगम के साथ गया था वहाँ पे, पीजी की टीम के साथ गया था। ब्यूटीफुल वहाँ पे। हमने एक्सीडेंटली हम सर्जरी वार्ड में पहुंच गए थे, तो वहाँ पे एक वर्कशॉप चल रही थी छार सूत्र की, हमने वो भी देखा था। बड़ा एक अच्छा माहौल है, जैसा एक गवर्नमेंट का सेटअप होता है, बड़ी भीड़ और बहुत सारी चीजें सीखने का बहुत मौका, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्सपोजर। मैं इस बात को कहने में गुरेज नहीं करता हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, उनमें से एक है पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज। क्योंकि मैंने खुद वहां जाके देखा है चीजों इसको, तो इसलिए वहाँ भी बहुत अच्छी ओपीडी है। निश्चित रूप से वहाँ पे एनाटमी में भी बहुत डिसेक्शंस अच्छे होते होंगे, और वहाँ पे क्योंकि एनाटमी जो है वो बेसिक सब्जेक्ट है, यदि आपकी एनाटमी अच्छी नहीं होगी, आप चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सक ही क्यों ना बनना चाहें। आजकल के समय में जो जो अभी जो कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, वैसे तो ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इसमें सभी लोग सुनते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आज डिसेक्शंस बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। मैं खुद उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ, नहीं हो रहे हैं, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एनाटमी को महज एटलस से पढ़ने की बात समझते हैं। मैं देख रहा था किसी ने वीडियो भी शेयर किया था आज डिसेक्शन का, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मौका मिल रहा है। आजकल वर्चुअल डिसेक्शन का भी कुछ आया है ऐसा, जो एनआईए वगैरह में है, उससे भी काफी लोगों को फायदा होता है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे हमारे वैद्य गण को शेयर करेंगे। जब तक कि हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी जो हैं अभी थोड़ा सा उनकी हमको समझना चाहिए कि पिता जो हैं वो अभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं, तो अभी हम उनको परेशान नहीं करते हैं। और जितना हम मिनिमम उनसे अभी अपने समस्याओं के बारे में बात करने से बेहतर है हम उनके पिताजी की बढ़िया हेल्थ की कामना करें। हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि अभी भी हम उनसे मेरे केस को बता दीजिए, फोन करें, इस तरह से थोड़ा सा समय दें, किसी भी व्यक्ति को थोड़ा रिलैक्स होने देना चाहिए। और यहाँ सम भाषा में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, अनुरीता जी हैं, मोनिका जी हैं, हमारी अंजना मैडम हैं, यहाँ बहुत सारे गंगवार जी हैं, आदित्य झा जी हैं, देखिए शशि तिवारी जी हैं, राम कुमार जी हैं, मंदाकिनी जी हैं, मंगला जी हैं। ये सब जो है वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे यहाँ पे तब तक, ताकि हम अपनी इस जो हमारी जो ये एक परंपरा है जो हमने 3 साल 4 साल से हम चला रहे हैं, ये निर्बाध गति से चलती रहे। जी जी, शशि तिवारी जी, आपने सबसे ज्यादा डिसेक्शन किया होगा डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस में, काफी डिसेक्शंस होते हैं। डेड बॉडी हरिद्वार में तो बहुत ज्यादा बॉडीज अवेलेबल होती थी, लेकिन अब जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, जो बॉडीज अवेलेबल नहीं होती हैं आसानी से। हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो ये दिक्कत है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि अब जो है इतनी अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन किसी जमाने में बहुत अच्छा होता था। और जिन्होंने एनाटमी अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से डिसेक्शन किया है, वो अच्छे मर्म चिकित्सक भी बन सकते हैं और अच्छे शल्य चिकित्सक भी बन सकते हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। चलिए, आप अभी शायद कुछ आप जो है वो बता रहे थे कि जिसको 2 दिन में आप, अगर आपका ऑडियो काम कर रहा है तो आप खुद ही बताइए शशि तिवारी जी। अगर ट्रेन में आप हैं और आपका ऑडियो सही चल रहा है तो आप बताइए कि आपने क्या केस था और आपको क्या क्या उसका लाभ मिला और आपने क्या चिकित्सा दी, चिकित्सा भी बताइए उसकी, है ना। सर मैं एक्चुअल में प्रणाम सर, मैं उसमें गाइड लेना चाहती हूँ क्योंकि एक्चुअली बच्चा है हमारे, मेरे नोन का ही किसी का है, तो परसों या नरसों रात अच्छा, में ना आपको उसको आपको तीस पूछना है, पैंतीस बार। पूछना है। हाँ, उसमें तीस तो पैंतीस बार अनुरिता उसको मैडम वार्म। बताएगी ना आपको, आदित्य झा जी बताएंगे, अनुरिता जी बताएंगे, चलिए
बताइए आप। तो सर उसमें सिर्फ बच्चे को वॉमिटिंग हुई थी 30-35 बार, तो उन्होंने ले जाकर के एडमिट किया होगा। तो जैसे नॉर्मली होता है कि भाई एंटीएमेटिक दे करके वॉमिटिंग स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ब्लड टेस्ट कराते ही हैं, कभी भी ऐसा कुछ हो जाता है कि एक बच्चे को इतनी बार क्यों हुई। तो जो ब्लड रिपोर्ट आई वो मतलब बहुत ही ज्यादा वैसी थी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ये है कि बच्चे की हिस्ट्री में है कि उसके दादा उसको प्यार से रोज कुछ ना कुछ बिस्किट नमकीन ला करके मार्केट से। और अभी जब वो लोग नोटिस कर रहे हैं तो अभी ये है कि हाँ बच्चे को जो यूरिन है वो पीली हो रही है। तो और बच्चा भूख भूख उसको लग रहा है, खाना वाना मांग रहा है। हालांकि मैंने प्रिकॉशनरी बोल दिया है अभी कि भाई बहुत हल्की चीजें खाने को देना है, बाजार का कुछ भी नहीं देना है। वो सारी चीजें कर दिया, लेकिन जैसे बहुत छोटा बच्चा है और बच्चे जो होते हैं बता भी नहीं पाते ज्यादा चीजें। अब बड़े रहते हैं तो एक हेतु तो है कि बच्चा बिस्किट नमकीन वगैरह खाता था। दादाजी रोज जैसे पुरानी कल्चर नहीं होती थी कि रोज दादा आते उसके लिए कुछ ला रहे हैं और वो कुछ कुछ खा रहा है। तो ये तो हेतु मिला है, हेतु है मतलब। लेकिन और चीजें तो बच्चे की नहीं निकाल पाएंगे, तो उस केस में फिर कैसे अप्रोच करें, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली मैंने कम ट्रीट किया है। तो इसलिए मैं गाइड चाहती हूँ, मैम से भी चाहती हूँ और लोगों से भी गाइड करें प्लीज मुझे। जी सर। चलिए, इस केस में कोई गाइड करना चाहें, कोई बताना चाहें तो यहाँ पे बता सकते हैं। अनुरिता जी आप बताइए कि बच्चों के केसेस में, ऐसे केसेस में क्या मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। हमारी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है कि कुछ सर हमें तो सुनाई दे रही है। नहीं, चलिए, उनको नहीं आ रही है शायद। और कोई बताना चाहेंगे तो मंदाकिनी जी आप बता सकते हैं, वर्षा जी, तकदीर जी, मंगला जी, यदि आपके पास ऐसा केस आता तो आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सपोज करिए कि ये मरीज आपके पास आया तो आप क्या मैनेजमेंट देते। साक्षी जी आप कुछ बताएंगी। मंगला जी, अभी मैम हमको ऐसा उल्टी, नहीं है। मैम उल्टी अभी बंद हुई कि नहीं हुई? हाँ मैम, वॉमिटिंग तो उसी दिन बंद हो गई थी जब उन्होंने ट्रीट किया। तो हाँ। वॉमिटिंग वो ले गए होंगे पास के सिविल हॉस्पिटल वगैरह छोटे मोटे में, तो हम्म। हो गया था तुरंत ही वॉमिटिंग। लेकिन ये होता है ना कि जब कभी किसी भी बच्चे को भाई 30-35 वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ब्लड टेस्ट ऑब्वियसली बात है कराएंगे। तो जब हाँ ब्लड हाँ। टेस्ट कराया तो उसमें SGOT SGPT इतना ज्यादा था कि फिर अच्छा। उन्होंने क्या कर दिया कि हायर सेंटर को, जैसे चंडीगढ़ में 32 है तो 32 के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। तो 32 वालों ने फिर एक दिन उनको एडमिट करके रखा और टेस्ट कराया। तो जैसे वहां पर 1600 आ रहा था तो यहाँ पे 1992 आ गया SGOT। और SGPT का भी वही हाल चाल है कि 1650 है। HBSAG वगैरह नहीं कराया? हम्म। HBSAG वगैरह? नहीं अभी वो टेस्ट तो और ये नहीं कराया है। अल्ट्रासाउंड, क्योंकि लीवर का इतना ज्यादा बच्चे का SGOT SGPT जाना मतलब कहीं तो लीवर की पैथोलॉजी है, तो उसमें एक तो नीड है अल्ट्रासाउंड की, है ना मैम? और दूसरा जैसे कि अपन लोग बोलते ही हैं तो उसमें एक HBSAG कराना ही चाहिए। और बच्चे का यूरिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जैसे बार बार रुक रुक अभी के तक हो? तो कुछ नहीं था, अब दिख रहा है कि उस दिन जैसे जिस दिन वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हुई थी उस दिन हाँ। रात में फिर उसको यूरिन नहीं हुआ था, लेकिन सुबह तक बच्चे को यूरिन होने लगा था। पोटी ओटी का भी उसका हो रहा है। अब 6 साल का बच्चा होता है तो माँ बाप या घर यूरिन वालों हो को भी रहा है उतना या रुक रहा है यूरिन? नहीं, यूरिन तो हो रही है उसको। हो रही है। और क्या शरीर पूरा सफेद सफेद पड़ गया है या क्या? कैसा है शरीर? अब मतलब कुछ नहीं, अब मैं एक्चुअल में भी रास्ते में हूँ तो कल भाई बुलाऊंगी बच्चे को, तो मैं देखूंगी थॉरली क्या कैसे है। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम की बात ये थी कि छोटे बच्चे को आप ज्यादा पूछ नहीं सकते हो, ज्यादा बता नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात है ना। हम्म, तो ऐसे केसेस में फिर कहाँ से अप्रोच करें। अल्ट्रासाउंड तो कराने को मैंने सोचा था, और भी अब कराना देखूंगी ही पड़ेगा। रिपोर्ट। ऐसा ही सेम केस मेरे पास आया था जब मैं मर्मू पढ़ रही थी। सर आपको याद होगा, शायद मैंने आपसे डिस्कस भी किया था जी शायद जी, ये मुझे वाला याद है, याद है, याद है, बताइए सेम बताइए। यही कंडीशन था। SGOT SGPT ऐसे ही राइज हुआ था और हमें लगा था कि शायद कुछ तो लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस है। लेकिन फिर उसके बाद जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत थी। फिर उस बच्चे को रेफर किया गया था। और यूरिन का प्रेशर नहीं बनना था उसको सर, है ना? वो हम बार बार उसको मर्म भी दे रहे थे, बट उसको जी यूरिन जी बार जी बार जी, एक ही याद है बार हो मुझे। रही थी। हाँ। तो मैम इसमें तो मेरे हिसाब से अभी जैसे अगर आप चलाना चाहें तो पित्त शमन चिकित्सा ही देंगे इसमें, और लीवर के ऊपर हाँ काम करने के लिए देंगे हम। तो उसमें आप काल मेघ वगैरह दे सकते हैं, है ना? छोटा बच्चा कितने साल का बताया मैम आपने? मैम, हार्डली भाई 5-6 साल का बच्चा है। 6 साल का बच्चा है तो मैम इसमें चतुर्भद्र दे ही दीजिए। और ये Lee 52 जो ड्रॉप्स आती हैं मैम वो दीजिए। और उसके पहले आप अल्ट्रासाउंड कराइए। और जो हाँ इनके बाकी के जो रिपोर्ट्स हैं पहले वो देखिए, फिर उसके बाद अपन लोग डिस्कस करते हैं क्या करना है। बाकी हमारे और वैद्य दीजिए अपना ओपिनियन। जी मैम, थैंक यू मैम। शशि मैडम।
हाँ जी मैम। फैमिली। नमस्ते मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। नमस्ते। थैंक यू हाँ मैम, मैम, थैंक प्लीज यू गाइड वेरी करें मच। मैम। जी मैम। मैडम बच्चा छोटा है और जैसे अभी मंदाकिनी मैम ने बताया, तो जिस किसी में भी काल में भूम्याम्ल की ये चीजें वो तो होनी चाहिए, लेकिन उसका मेन सोर्स ढूंढ के निकालिए, हेतु ढूंढ के हाँ निकालिए, क्योंकि अभी फिलहाल मतलब जो मैम, हेतु महाराष्ट्र में में। वही है कि बच्चा रोज मतलब उसके दादाजी आते थे, रोज जैसे मार्केट से होता नहीं, आते हो तो अपना लेकर आए कुछ बिस्किट या नमकीन, रोज कुछ न कुछ खाने को देते थे। वो हाँ प्यार में नहीं होता है हाँ कि हाँ हाँ। पुराने जमाने की एक कल्चर होती एक थी तो वो लोग। सोनोग्राफी पक्का कराइएगा, क्योंकि ग्रहणी दृष्टि तो दिख रही है, लेकिन उस ग्रहणी दृष्टि में अगर एसजीपीटी एसजीओटी लेवल बढ़ता है तो इट इज नॉट अ गुड साइन। तो हाँ आप मैम, उसके साथ एसजीओटी में। एसजीपीटी बहुत ज्यादा राइज है, क्योंकि जब वो लोग नहीं गए नहीं ना प्राइमरी सेंटर पर, तो उन्होंने उनको हायर सेंटर पर रेफर कर दिया। तो नहीं हायर नहीं, सेंटर इसका में मतलब चंडीगढ़ है में ना, 32 और पीजीआई दो ही जगह है। इसका मतलब है दैट बच्चा हैज गॉन अंडर एन एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जो उसकी लिवर को ट्रिगर किया होगा, जिसकी वजह से लिवर के एंजाइम्स डिसेबल हुए हैं। और अगर वो मैम रेज्ड जैसे कोरिल। वॉमिटिंग जिस दिन हुई थी उसी दिन ही जो भी उन्होंने मतलब लगातार इंजेक्शन वगैरह लगा करके तुरंत उसको स्टॉप कर दिया था, तो उसके बाद वॉमिटिंग तो नहीं हुई बच्चे को। फिर वो लोग घर लेकर आ गए थे, तो ब्लड सैंपल गया था, तो ब्लड सैंपल का रिपोर्ट आया था। तो क्या सिंपल सी बात एक है दिन ना, ट्रीटमेंट से भी ऐसा हमारी हो भाषा सकता में तिक्त उष्ण विदाही गुण से उद्रेकित पित्त को है? इमीडिएटली सोटारोड जन्य संप्राप्ति में कन्वर्ट किया गया है। नौशा हम्म वॉमिटिंग रुक गया, जो उसका इफेक्ट था, जितने हम्म घंटे का उतना ड्रग काम किया, लेकिन जो भी पित्त को अवरोधित पित्त को जो भी है वो कहीं हम्म ना कहीं निकलेगा, जिसकी वजह से जी हमारा रक्तवा का मूल स्थान है। आपको हम्म सबसे पहले उसको मृदु विरेचन और उसके हम्म। साथ में एम्बलिक और डीएस करके आता है। बच्चा छोटा है, 6 साल का, वो मैम बहुत वही ज्यादा। मेरे लिए कंसर्न है कि हाँ जैसे जी। कामली तो विरेचन ही कहते हैं, लेकिन इतने छोटे हाँ बच्चे को कैसे विरेचन का नहीं प्लान करेंगे? नहीं मैडम, मैडम भावनाओं को मत देखिए, वो विरेचन हमें भले ही उस चीज का नहीं, आप कम से कम 1 चम्मच जो भी अपना एरंडी का तेल है उसको अगर आप अभिपत्ति करके साथ में देते तब भी उसको, क्योंकि एसजीपीटी लेवल जब भी हाई होता है, आप हम्म किसी भी चीज को मृदु द्रव्य को भी हम्म इस्तेमाल, मृद्विका है ना, मृद्विका उसका हम्म पानी तक उसको विरेचन देगा, क्योंकि दैट पित्त इज जिसे बोलते हैं कि क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों हम्म चीजों से दूषित होता है। वो पित्त के जितने गुण है वो सारी हम्म चीज की वजह से, जब पित्त का प्रकोपित अवस्था है वो अवरोधित है, तो दैट इज अबाउट टू मूव, जैसे अवरोध दूर हो जाता है, और वो हम्म करना बहुत जरूरी रहता है। उसके खान पान में भी ये चीजें देखिए कि सॉलिड डाइट ना जाके जिसके घी सिद्ध जो रहता है वो वाली चीजें जाए, पतली चीजें जाए, जिसकी वजह हम्म से पित्त और रेज ना हो। और हम्म। तीखा तो टोटली स्टॉप कर दीजिए, जो अगर वो हाँ खाता मैम, होगा मैंने तो। बंद किया, पर बच्चे को ना रोटी खानी चाहिए। मैंने कहा भाई, मैंने बता दिया, मैंने कहा अगर रोटी खाएगा तो टाइम लगेगा ठीक होने में। अब नहीं, बच्चे हैं, जैसे आप एक पहले दिन और उसने नमकीन हाँ, मांगा। आप एक और जी मैम। योजना कर सकते हैं, इसको सिद्ध दूध की जो भी योजनाएं हैं अगर वो देते हैं तो दोनों चीज होगा, ब्रूहन भी होगा और उसके साथ में मृदु विरेचन भी होगा, क्योंकि छोटा बेबी है ना, बहुत इससे टैकल करना पड़ता है और घर वालों को समझाना पड़ता है कि लीवर के ये सारे एंजाइम्स बढ़ना मतलब वो लीवर फेलियर में जा सकता है। क्योंकि जो हाँ आप बता रहे हैं उसको बहुत सारा वॉमिटिंग हो गया, तो एकदम हाई डोज में 4th जनरेशन 5th जनरेशन एंटीबायोटिक चल रहे होंगे। और हाँ आजकल मैम, जो भी चलाया है, था उन्होंने अच्छे हाँ से। जी, आप वो ड्रग का निकालिएगा, बिकॉज ड्रग स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैडम। यू वोंट बिलीव इट, एवरी डे ईच एंड एवरी ड्रग ट्रायल करके बाहर मार्केट में निकलता है। हम जिसमें एमबीबीएस स्टडी कर चुके हैं 10-15 साल पहले, वो ड्रग तो अभी बचे ही नहीं है, सारी अगली जनरेशन आ गई। उसके हम्म क्लिनिकल ट्रायल मालूम नहीं, उसके साइड इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे होते हैं कि इसमें सेंसर्स पे होते हैं, या फिर मतलब कहीं ना कहीं उसका पिरामिडल एक अटैक मिलता ही है, बैठता ही है। तो इस हम्म वजह से ना बहुत आज एक एमडी का टॉपिक था, तो उस वजह में मैंने वही सारी चीजें पूछी थी कि हम्म एपिगैस्ट्रिक का सप्लाई हार्ट को है और प्लस वेगस का भी सप्लाई है। तो हमें जो हम्म ये छाती का हार्ट बंद करके हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो क्यों हम्म मिसगाइड होता है? क्योंकि जब डाइजेस्टिव किसी चीज से इरिटेंट होती है तो फ्रेनिक नॉन डाइजेस्टिव भी सप्लाई करती है और हार्ट को हम्म, भी सप्लाई करती है। लेकिन हाँ उसके साथ में अगर गलती से वेगल शॉक रहा, वेगल हम्म इरिटेशन रहा, तो वो जो पेन रहता है वो ऊपर वाले सीरस एपिकार्डियम को जो रहता है, मतलब कार्डियक का जो बाहर वाला लेयर है उसको रहता है, हम्म जिसमें पेशेंट बचता नहीं, ज्यादा वक्त नहीं रहता है। ये हम्म हमें डायग्नोसिस करते आना चाहिए। तो वैसे हम्म आप जो है ये जिसे बोलते हैं अवरुद्ध कामला या वो वाली कामला नहीं है। इट इज हम्म मेडिसिन इंड्यूस किडनी लिवर के ऊपर जो उसका इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से पित्त का विदाही और सरगुण जो है ये बढ़ने की वजह से, और वहां पे अगर इन्होंने कुछ एंटीबायोटिक दिए होंगे, श्रोतारोध हुआ होगा, तो वो सब कुछ अटकेगा और अटकेगा अंदर, उसको फ्लो नहीं मिलेगा। तो जो हम्म भी है अपनी शाखागत ये कर लेगा। शाखागत हम्म संप्राप्ति आपको ये करने के लिए, कोष्ठ में लाने के लिए आपको ये हम्म सारी योजनाएं करेंगे। तो शमन चिकित्सा के साथ में मृदु शोध, वो बच्चा है कि छोटा है कि कुछ नहीं मैम, यहाँ पे उसको यापत्व दीजिए,
बिकॉज रक्त स्रोतस का मूल स्थान है, बहुत सारी यकृत कॉम्प्लिकेशन का, उसमें से आती है। ठीक है, जी मैम, थैंक यू ओके। मैम। मैम इसमें आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं? फाइन, एमलेक्योर डीएस में एमलीक्योर तो डीएस देती हूँ मैं, लेकिन आप आरोग्यवर्धिनी भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज एजीपीटी एचजीओटी लेवल अनकंट्रोलेबल बढ़े क्यों है, वो देखना जरूरी है। वो देखने से मतलब जिसे बोलते हैं कि हमारा जो यकृत पे प्रभावकारी जो योग है, जो भी सर ने श्लोक पढ़ा ना, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंटेंट। मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस रहता है कालमेघ भूम्याम्ल की जो इसके साथ में मृदु विरेचन और उसके साथ में जो भी है पित्तग्न चिकित्सा होनी चाहिए। लेकिन आपकी संप्राप्ति कैसे घटित हुई उसके हिसाब से आप दे सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं। बाकी के प्रभावकारी चीजें जो आप कॉम्बिनेशन, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है तो उसका जितना जल्दी अवरोध दूर होगा उतना एजीपीटी एजी। और एवरी 3 days, एवरी मोर देन 24 आवर्स 42 आवर्स हो गए कि उसका एजीपीटी एजीओटी कम से कम लेवल चेक कराएगा, बिकॉज उसकी बहुत फ्रेजाइल होता है लिवर, और छोटा है ना वो, बहुत नाजुक कंडीशन में रहता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। बस वही चीज है कि बच्चा छोटा है और क्योंकि हेतु में ज्यादा पहले का खान पान का तो है, आहार विहार का जो बच्चे का मतलब मैडम खाता था उल्टा मैडम ये आप जो हेतु बोल रहे हैं वो हेतु जिसे बोलते हैं कि पास वाले हेतु नहीं है, इमीडिएट वाले नहीं है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग होंगे जिन्होंने स्थान हाँ संशय करके दुष्टि किया होगा, स्रोतस्व को वीक किया होगा। अभी जो घटित संप्राप्ति है उसके लिए हमें निजी जो बोलते हैं ना आकंतु हेतु जो बोलते हैं ना, वैसे आकंतु हेतु में ये मेडिसिन इंड्यूस्ड हिपेटो मेगालिया कुछ हेपाटिक डिस्टर्बेंसेस होंगे, तो हाँ, वो वही आप मैं सोच नहीं पा रही थी क्योंकि हाँ। अचानक ऐसा कैसे हो गया। और सबसे और बड़ी एक बार बात है ना कि जब पुराने हेतु होते हैं तो लक्षण भी धीरे धीरे आते हैं, उसमें सडन तो नहीं होते हैं, है ना। और दूसरा उसका पेट देखिएगा, कहीं पे कोई सीरा वगैरह तो नहीं दिख रहा है राइट क्वाड्रेंट में, अम्बिलिकल के लेफ्ट साइड और अपर साइड में, क्योंकि हमारा वाटर शेड है ना अम्बिलिकल, तो अम्बिलिकस के ऊपर हाँ, जो वो रहता अभी है बच्चा वो आएगा मेरे पास कल। कल मैंने बुलाया है हाँ तो कल मैं उसका थॉरो हाँ। एग्जामिनेशन करूंगी और फिर मैं वीडियो भी बना करके ग्रुप में शेयर मैडम करूंगी। जैसे आप अगर जी मैम, राइट साइड थैंक यू देखते हो मैम। वहां पे ग्रीनिश अगर आपको इवेंट्स दिखती तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि द पैथोलॉजी इज लाइंग ऑन टू लिवर। और अगर आपका अम्बिलिकल यूरेकस के अपर क्वाड्रेंट लेफ्ट साइड में है तो द पैथोलॉजी इज बिकॉज हमारी वेन्स और लिम्फेटिक ड्रेनेज अम्बिलिकस के ऊपर ऊपर वाले क्वाड्रेंट को ड्रेन करता है, अम्बिलिकस के नीचे नीचे वाले ऑर्गन्स को ड्रेनेज करता है, वेनस सिस्टम और लिम्फेटिक। तो वो हमें क्लियर कट एक रफली आइडिया दे देता है विच क्वाड्रेंट इज इन्वॉल्व, मतलब विच ऑर्गन इज लाइंग में। थैंक यू मैम। और भी कुछ बताना चाहें, चर्चा करना चाहें, पूछना चाहें तो कीजिए। बहुत अच्छा बताया अनुरुता जी आपने। मंगला जी कुछ और बताना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहते? मंदाकिनी जी बताइए। सर मेरा एक केस है, मेरा एक पेशेंट है, मैं परसों भी डिस्कस करना चाह रही थी उसके लिए। वो पेशेंट का ना मुंह हमेशा कड़वा रहता है और उसके मुंह में जलन होती रहती है जीभ में हमेशा, और जीभ में जो स्वाद है वो केवल और केवल मिर्च का आता है, उसमें नमक का कम आता है, और मतलब मधुर रस भी बहुत ही कम आता है, जैसे ज्यादा खाने पे 1-2% ही आता है। तो जलन भी है और ऐसे वो बहुत दिनों से ट्रीटमेंट ले रही है कहीं बाहर से। बाकी उनकी भूख भी अच्छी है और उनको मोशन वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, थोड़ा सा उनको कभी कभी गैस की प्रॉब्लम रहती है, शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है। और उनका हेतु जो मैंने पूछा था तो वो बताती थी कि वो मिर्च मसालेदार पहले से वो ज्यादा खाती थी, बाकी नींद वगैरह सब कुछ अच्छी है। तो सर ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने फिलहाल उनको अभी ऐसे क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे वात पित्तज ही लगा, तो ज्यादातर मैंने उनको बोला कि आप तिल के तेल में नमक डाल के ऐसे गंडूश कर लीजिए और जिह्वा पे त्रिफला चूर्ण को उसको घी में मिला करके प्रतिसारण करने के लिए कि थोड़ा सा पित्त और वात का भी शमन हो जाएगा, और एक जो हमको दीपन पाचन अनुलोम साथ में दिया। तो इसमें अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस हो या कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो कृपया बताइए। मंदाकिनी मैम, जी मैम। इसमें रसदुष्टि होंगी मैम। हाँ मैम, रस पुष्टि है, वो सही कह रहे हो। उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अच्छा, अभी मैंने मैम सोचा था कि इसको यष्टि मधु घृत का लेप कराने के लिए, मतलब नेक्स्ट विजिट में अभी मैं ऐसा सोच रही थी, और कृमि कुठारस ऐड करने के लिए भी सोच रही थी। इवन मैंने सोचा है खदीरा खदीरा आदि बटी अगर चूसने को दूं तो कैसा रहेगा। हाँ हाँ, खदीरादी बटी चलेगा मैम। और एक सोच रही हूँ उसके वो भूमि आंवला की कषाय, थोड़ा सा। अभी ये दो तीन तो मेरे समझ में आ रहा है, और एक आपने रसपाचक बता दिया। तो ये और जो ये कंसेशन गया है इसके लिए क्या, मतलब जो नस्य करना पड़ेगा क्या इसमें। नस्य से गंडूश का रिजल्ट आएगा मैम। तो गंडूश में अभी मैं क्या दूं मैम, जैसे अभी तो फिलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने त्रिफला कर दिया ऐसे, उसका तिल तेल को नमक मिला करके। और क्या दे अ, सकते हैं, तिल तेल का ही किया तो भी चलेगा मैम। या फिर वो इरिमिनाडी तेल को रिप्लेस करें तिल तेल से। ये मेदादी तेल से तो यहाँ पर डेंटल इश्यू है तो ये में दादी करो मैम, डेंटल इश्यू नहीं है। हाँ जी मैम। क्या मैम? हाँ डेंटल इश्यू है, उसमें कुछ दांत की तकलीफें है, नहीं नहीं मैम, कोई दांत की तकलीफ नहीं है। कोई इरी दादी का जरूर नहीं है। हाँ इन्फेक्शन वही बोल रही हूँ। इरिमिनाडी दूं ना। नहीं नहीं, अच्छा, जब दांतों इरिमिनाडी को नहीं दूं। होगा तो ही इरी मेदादी चलेगा। अच्छा अच्छा, सिर्फ तिल तेल। तिल तेल। हाँ, और ऊर्ध्व जत्रुगत उसमें ग्रहणी दृष्टि भी होगी मैम, थोड़ा हिस्ट्री लो, ग्रहणी हाँ दृष्टि मैम, भी लिया होगी। है। ग्रहणी दृष्टि एकदम नहीं बता रही है, बस इतना बोलती है कि मुझे गैस बनती है, तो गैस के लिए तो फिर मैंने वातानुकूलन दिया। वो आमा सही से ही आया है। आम अपाचक कौन। हाँ। हम्म। और जिह्वा लेपन पे यष्टि मधु घी इनफ, या फिर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं इसमें हम। हाँ वो पित्त समन करना पड़ेगा, वो जलन है। ठीक है। तो मैम नस्य के बारे में पूछ रही थी, तो हम जैसे कि ये ऊर्ध्वजत्रुगत विकार है, और इसमें जिह्वा का है, बोधक कफ का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो स्वाद तंतु का भी मतलब गड़बड़ाया हुआ है, तो क्या हम नस्य बचा तेल से दें, या फिर ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करना है। मैम मैं जहाँ कंट्रोवर्सी रहती हूँ ना, वहाँ सिंपल गोभूति देती हूँ नशे के रूप में। अच्छा जी। हाँ। और मैम यहाँ पर सारीवादी वटी भी अच्छा काम करेगी। ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए अपन सारीवादी वटी अच्छा रिजल्ट देता है ना। जी। हाँ मैम, अब वो भी दे के देखती हूँ, अभी कभी ट्राई नहीं किया मैंने सारी भाती बट्टी। हाँ अगर बटी ना सारीवादी। मिले तो सारी बाती चूर्ण तो दे ही सकते हैं ना मैम। हाँ हाँ हाँ। सारी बात चूर्ण, ठीक है। ठीक है मैम, फिर इतना करती हूँ तो बताती हूँ। मंगला जी, आप मंदाकिनी जी, आप होस्ट हैं सेशन की, ठीक है ना जी। जी सर, ठीक है सर। और कुछ, और कोई ऐड करना चाहेगा, आदित्य झा सर, महेश सर, राम कुमार सर, जागीर सिंह सर, मनोहर सर, वर्षा कौशिक मैम, साक्षी मैम, तकदीर सिंह जी, शशि मैम। हेलो। हाँ हेलो जी। मैडम। जी बोलिए सर। इसमें जीवा प्रतिसारण करते हैं, जैसे वचा अकरकरा यष्टि मधु। तो जी सर। इसमें हाँ, जीवा प्रतिसारण, इससे जीव में जो स्वाद कलिकाएं वगैरह है वो स्फुटित होती है, तो वापस इसमें स्वाद वगैरह आने लगता है पेशेंट का। मतलब अगर कोविड में भी कई पेशेंट को ऐसे जीवा प्रतिसारण किया तो उसमें स्वाद वगैरह आने लगे। सर और ये मिक्स इसमें करना है दूध घी के साथ कि शहद के साथ। शहद के साथ वचा अकरकरा और यष्टि मधु, इसको प्रतिसारण करना है, मतलब अंदर खाली जीभ पे लगा के ऐसे वापस नीचे गिराना है, अंदर नहीं लेना है। और जैसे अपन लोग टंग क्लीन करते हैं ना, जिद्दी करते हैं जैसे। हाँ, टंग टंग क्लीनर जैसा। और एक काम और कर सकते हैं इसमें, जीवा मूल पे सूचीवेद करते हैं विद कर। अच्छा, तो सर वो जीवा तो मूल पे निडल से ही करेंगे ना, उस पे छोटा सा एक। वो 10 ml वाली निडल आती है ना, उसके आगे 26 नंबर की निडल लगाते हैं, उसको हाथ से हल्का सा प्रिक करते हैं जीवा मूल पे। तो तुरंत, अगर विद इन 10-15 सेकंड में भी अगर ज्यादा क्रोनिक नहीं हो, तुरंत हो, मतलब क्रोनिक ज्यादा नहीं हो तो तुरंत इफेक्ट आता है, तुरंत पता लगता है। तो सर दस जिब्बा पंद्रह मूल तो मिनट में अंदर अंदर होता है ना वहाँ। हाँ, अंदर होता है, लेकिन हाँ, वो काम करता है वो। अच्छा अच्छा। अ, हाँ। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने।
मैं इसको भी अपने इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ऐड करती हूँ। थैंक यू सर। शशि मैम, मैं एक केस के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप पूछिए मैम, पूछिए हाँ। मैम, पूछिए। 1.5 मैम मंथ, बोलिए, मैं ट्रेन में मैं सुन रही हूँ। हाँ 1.5 मंथ ट्विंस प्रेगनेंसी है। पेशेंट को एक मिस हो चुका है और अभी फीवर अल्टरनेट डे था, मेडिसिन एलोपैथी का चलता, तो 4th डे पे आ रहा है और राइगर भी है फीवर में, और तीसरी बार हुआ है ऐसा आज। तो एलोपैथी में WBC बढ़ के आया है रिपोर्ट में, और कुछ नहीं है। गायनेक ने बोल दिया कि MD बोले वही करो, और वो एंटीबायोटिक कंटिन्यूस 1 वीक से चालू है, और ट्विंस प्रेगनेंसी में इतनी एंटीबायोटिक छोड़ देती है, तो वो आई अभी क्या करे। कितने दिन की प्रेगनेंसी है? है 1.5 मंथ हुआ, 6 वीक हुआ। अच्छा, 6 वीक की प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक चला? हाँ चाला है ना, मैंने कहा ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे थोड़ा वो इतनी एंटीबायोटिक, तो बोले फीवर है तो क्या करे, गायनेक बोले। मैम 1 शशि मैम, यस मैम। आवाज नहीं आ रही है मैम। पानी आवाज नहीं आ रही मैम, हाँ कट रही है मैम आवाज। इसको हर चौथे दिन पर आ रहा है क्या फीवर? हाँ, हर चौथे दिन पर है। मैम इस- अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हर 24 दिन पर आता है तो अन्य दिष्ट ज्वर होता है ना, तो उसमें हम लोगों को वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है मेदवा सिरा का, और वहां पे रक्त धातु का विश्लेषण होता है। तो आप उसके हिसाब से देख करके आप आ, मेद मेद अरे रक्तपाचक, रसपाचक और मेद अस्थि मज्जा पाचक। प्रेगनेंसी में तो इतनी सारी कहाँ से दे, गायनेक की चल रही है, MD की चल रही है, और अपन की नहीं नहीं नहीं, कुटके नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में। तो मैम वो कुटकी को सडन पानी प्रोवाइड दीजिए ना मैम। सडन, क्योंकि देखो ना, वो है ना, मुस्ता, उसीर, सुगंधबाला, ये सब चंदन वंदन सारी चीजें हैं, उसमें थोड़ा सा और वो लोग अपने आवाज नहीं आ रही मैम, लिख दो। आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम इसमें उसको ज्यादा स्वेटिंग हो रही क्या, नहीं, स्वेटिंग नहीं है, सिर्फ और प्यास राइगर, वगैरह ज्यादा लगती है क्या? कुछ कुछ और सिम्टोम ही नहीं है, फीवर और राइगर ही बोलती है, और रात को ही होता है, तो कोई माप भी नहीं सकता। तो रात को हम रोज होता है या हर चौथे दिन पे होता चौथे दिन पे होता है तो ये अन्य दुष्ट ज्वर है ना? तो इसमें तो वही आप जो इंग्रेडिएंट्स है ना रक्त पाचक वाले और मेद पाचक वाले, वो आप देख लीजिए उसमें से कौन से जो ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो नहीं देना है हमें प्रेगनेंसी में, वो आप उसको छोड़ सकते हो। बाकी की तो दवाइयाँ और षडंग पानीय और ऐसे गिलोय, घनवटी, ये सब आप चला सकते हो मैम। आज मैंने वही दिया, सनसनी गिलोय की थी ना, वही वो टेबलेट दी, 2 टेबलेट ले लो, एलोपैथी की क्रोसिन बंद कर दो। लेकिन इसमें उनको एक बार देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशाब करने में जलन हो या कुछ ऐसा हो। नहीं है, कुछ नहीं है मैम, वो सारी हिस्ट्री, एक मेरा जूनियर है उसने सारी लिखी पुराना और पुराना पुराना जो है क्या, कितने दिन का नहीं नहीं है? नहीं नहीं। मैडम, हाँ ये बोलो। हर चौथे दिन अगर आ रहा है तो ये अन्य दुष्ट या बाकी का नहीं, चतुर्थक ज्वर है। दूसरा चीज, इसमें मेद धातु दुष्टि और बाकी का चीज है। अगर वो प्रेग्नेंट भी रहेंगी तो भी हमारा मेदोपाचक चल सकता है उसको, क्योंकि कौन से मंथ का है उसका प्रेगनेंसी? सेकंड मंथ चल रहा है, 6 वीक कंप्लीट हुए। मैडम अगर सेकेंड मंथ है तो ये
जो भी मतलब जैसे हमारी ज्वर की चिकित्सा में जो बताया गया चिकित्सा स्थान में, उसके हिसाब से दृष्टि जो है, आप सबसे पहले तो जैसे मैडम ने बताया वैसे हेतु वगैरह तो निकालिए ही आप, लेकिन उसके साथ में आप महासुदर्शन भी दे सकते हैं, और उसके साथ में ये चतुर्थक ज्वर है, एवरी 4th डे जो आता है, तो हमारा सबसे पहला सतत ज्वर, अन्य दुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक है ये। और चतुर्थक में मज्जा दुष्टि और धातु दुष्टि है, जो बच्चे के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका मज्जा का प्रिपरेशन चल रहा है, सेकंड मंथ है, तो लैक्स एंड क्रोर्स में न्यूरॉन्स बनते हैं वहां पे। तो थोड़ा सा आप घाई करके, क्योंकि देखिए आप उसको नहीं देंगे तो वो एलोपैथिक तो लेने ही वाली है। हाँ वही और मैंने उसके बोला, बाद एंटीबायोटिक से तो हाँ अच्छा है आपको। हाँ जी, हाँ जी, तो उसको तृतीय जड़ का अपना जो ये है चिकित्सा स्थान, उसमें निकाल के बहुत अच्छे अच्छे योग है, लेकिन इन शॉर्ट आप बाकी कुछ नहीं देखिए, मेदोपाचक का भी है, तो उसके अंदर बहुत सिर्फ ये देखिए कि उसके मतलब सिम्टम में और क्या चीज है, विषम ज्वर की बाकी की कुछ इंटरमीडिएट और बाकी का कुछ है क्या, या उसके साथ में बाकी के सार्वधिक लक्षण क्या है, सान्निपाती के क्या, क्योंकि सिर्फ ये टिपिकल लक्षण चतुर्थक का तो बता रहा है, लेकिन उसके साथ में और ना और कुछ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है क्या, वो देखिए, अरोचक कितना है, या बहिस्ताप कितना है, अंतस्ताप कितना है, अंगमर्द है क्या, मतलब जो जुम्भा या दीनता रहती है, गुरुता रहती है, वो सारी चीज देखिए, क्योंकि कई लोगों को अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी रहे तो भी रस की अधिकता से, रस के अंदर की जो दुष्टि है वो अधिक के से भी ज्वर आ सकता है, जैसे बाकी का नौशो वॉमिटिंग रहता है, वैसे ज्वर भी तो रस दृष्टि से हो सकता है ना, तो वो चीज भी देखिए कि काफी बार अपने को बस रस दृष्टि के जो हेतु है वो हटाने पड़ते हैं। प्लीज थिंक ऑन अ डिफरेंट लेवल, बिकॉज बच्चा मज्जा की प्रिपरेशन में है दूसरे मंथ में, और हमें अस्थि मज्जा मज्जा मेदोपाचक जो है वो उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। और थोड़ा सा रक्त प्रसादक अच्छी चीजें दीजिए, मृदु चीजें जो उष्णवीर्य ना हो, मधुर रसात्मक है, वैसे उसका आहार पान, वैसी औषधि पान करिएगा, ठीक ना है। आहार तो गर्भ संस्कार के हिसाब से दे दिया, लघु हाँ आहार ही बोला अभी तो, पर वो मैडम, लघु आहार में भी ऐसी चीजें कि जो उसकी मेद मज्जा के लिए अच्छी हो, उसका पित्त का राग भ्रम ये सारी चीजें ना बढ़ाए, जो उसके बाकी के भी आप वो देखिए, उस हिसाब से सिद्ध करके दीजिए, तो सब जगह से उसका ट्रीटमेंट जाएगा, ठीक है। गायनेक का इंजेक्टेबल चल रहा है ना, मैंने सोचा वही होगा शायद, हार्मोनल ट्रीटमेंट ज्यादा चल रही है। वही वो हार्मोनल ट्रीटमेंट है, हाँ। इसलिए तो इंड्यूस्ड सार्वधिक पित्त दुष्टि है ना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है। और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है हमारी भाषा में ये बोलेंगे कि जो रस से आगे के सारे धातु बनते हैं, जो भी प्रेगनेंसी में रस के बाद में जो रोल रहता है, गर्भ का पोषण और उसके साथ में स्तन्योत्पत्ति, तो जब वहां पे दुष्टि है तो दूषित रस तैयार होता है, दूषित रस से ही आगे ज्वर की संप्राप्ति होगी, तो उस चीज पे भी आप ध्यान दीजिए कि शी शुड हैव गुड अग्नि, शी शुड हैव सॉल्व इधर गृहिणी दृष्टि, तो वो चीज के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ओके ओके, ओके, बस यस यस, थैंक यू। हाँ मैम बोलो। हाँ बोलो। हाँ ये मेदोपाचक तो बराबर है, लेकिन इसमें गड़ो सत्व, प्रवाल पिष्टि, प्रेग्नेंट है ना, हाँ हाँ और संसमनेवटी ये दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करेगा। ओके, वो तो गुरु से सत्व बोलते हैं ना, हाँ हाँ है सब है। गुरु से सत्व, प्रवाल पिष्टि संसमनी तो दी मैंने आज, और पर वो संसमनी। हाँ वो तो दी आज। वो 2-3 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। ओके, बस एलोपैथी बंद करना है और कुछ नहीं उसको भी। तो प्रेग्नेंट में प्रवाल पिष्टि अच्छा काम करती है, कैल्शियम की भी जरूरत पड़ती है ना उसको। ओके। और किसी को कुछ शेयर करना है, किसी को कोई केस डिस्कस करना है तो बताइए। गीता मैम, कुछ शेयर करना है आपको? नहीं नहीं मैं लीव कर रही हूँ। आदित्य झा सर, आपका कोई केस कुछ पूछना है? नवजोत मैम, आपका कोई एक्सपीरियंस मैम? महेश कुमार सर, राम कुमार सर, प्रणाम मैम। प्रणाम मैम।
नमस्ते मैम। हाँ मुझे पूछना है, नमस्ते, मुझे पूछना है एक चीज। एक पेशेंट है 46 ईयर, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने पूछा था गायनिक प्रॉब्लम के लिए, तो उनके साथ एक दूसरी और प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा मतलब साइटोक्रोमिया टाइप का उनको, मतलब आप क्या असत्व अभिनिवेश जैसे लक्षण भी है। तो पहले उनको ना बहुत ऐसे आता था, कुछ भी दिखता था, जैसे कि पानी पी रही है ना तो उनको दिखेगा कि ये खून है, तो ग्लास को गिरा देती थी। फिर धीरे धीरे करके बढ़ गया होगा, तो वो अभी क्या कर रही है, एलोपैथी की दवाइयाँ ले रही है न्यूरोलॉजिस्ट से, एंटी डिप्रेशन। तो उन दवाइयों को लेने की वजह से उस टाइप के थॉट्स बंद हो गए हैं, पर अभी उनको ये हो रहा है कि नींद प्रॉपर नहीं आ रही है। मतलब जैसे रात को 12 बजे तक वो उनकी नींद लगती है तो सुबह 5 बजे खुल जाती है, और दिन भर उनको अजीब सा लगता रहता है कि जैसे थक गए हैं, बहुत कमजोरी हो गई है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमेशा रोने का मन करता है। वो रोती भी रहती है और अकेले में, और जब ज्यादा परेशान हो जाती है तब मेरे पास आती है। तो अब वो नस से लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ये मैंने उनको बहुत पहले से सजेस्ट किया था कि आप आके नस से लीजिए, उन्हीं के लिए मैंने वचा तेल भी मंगवाया था, पर वो नहीं आ रही है। तो बिना दवाइयों के अपन ऐसा और क्या कर सकते हैं? वो दवाई लेने के लिए भी तैयार नहीं है अभी, उसकी एलोपैथी की चल रही है। तो बच्चा तेल का मैम सिरो पीछू रखवा दीजिए, अगर वो ऐसा दवाई नहीं ले रही है, खाना नहीं चाह रही है, नाक में डालना नहीं चाह रही है, तो ये तो करवा ही सकते हैं। और खाना बिल्कुल नहीं खाएगी, मैं नहीं, खाना रसायन खा रही है, नहीं, ये दवाई खाना बिल्कुल ही नहीं खाएंगी वो। हाँ, आयुर्वेदिक में अभी फिर सिर्फ मैंने उनको अभी चालू कर दिया था कि वो बोली नींद भी नहीं आ रही है प्रॉपर, तो मानस मित्र गुटिका खा रही हैं वो एक एक। बट और जैसे अपन लोग देते हैं योग बना के, और इसकी वजह से उनको भूख भी अब अच्छे से नहीं लग रही है कुछ दिनों से। मैम पंचगव्य घी ऐड कर लीजिए, जी, या ब्राह्मी घी या पंचगव्य घी, बाकी आपने जो बताया है तो वो कर सकते हैं। सारा हाँ, सतोरिस्ट भी ऐड कर सकती हैं आप, है ना। और मानस मित्र रोटी आपने दे ही दिया है, नस से वो लेना नहीं चाहती है, तो फिर हम इसमें वो कर तो अभी सकते हैं मैंने मैम, प्राणायाम उनको 5 दिन की दी है मैम। हाँ, प्राणायाम तो मैं उनको शुरू से सजेस्ट कर रही हूँ कि शुरू से ही मतलब सुबह उठ के कम से कम प्राणायाम कर लेना, लेकिन नहीं कर रही है। तो मैंने कहा कुछ मत करिएगा आप, कम से कम ओम की चैंटिंग ही करें। तो वो भी नहीं, अभी शायद नहीं कर रही है। और उनको मैंने अभी दिया आम पाचक वटी दी है, क्योंकि उनको भूख भी नहीं लग रही थी, और दाढ़ी मादी घृत दिया है, और 5 दिन के लिए ही दिया था अभी तो। और एक और चीज दिया है रस पाचक, क्योंकि रस तुष्टि तो होगी, इसीलिए सब श्रोतस ब्लॉकेज है, और दूसरा उनका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी है, इसलिए अभी इतना ही बस दिया है। और हमारे वैद्य कोई ऐड कुछ करेंगे? गर्भवती है क्या मैम? नहीं, 46 ईयर की है, पेरी मेनोपॉजल कंडीशन में है मैम, और उनको ये सब हो रहा है। जी मैम इसे पित्त शमन चिकित्सा भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ना प्री मेनोपॉजल में भी है। तो इधर आप ना शतावरी अश्वगंधा, ये अश्वगंधा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शतावरी भी, शतावरी अश्वगंधा गोक्षुर बला, ये सब आप इसमें आप दे सकते हो अग्नि के ऊपर। बना के दो अश्वगंधा और शतावरी का शीर पक। हाँ जी मैम। हाँ, उसे पर अभी अच्छा वो रिजल्ट। पहले प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हो तब तो मैं दूंगी। अभी तो उसका एलोपैथिक चल रहा है, वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब वो आई है तो साइड में थोड़ा थोड़ा ले रही। चलिए मैम, कोई नहीं, अभी तब तक उसको बचा तेल तो आप रखवाइए ही सिर पे, और घृत भी ऐड ही करा दीजिए। धीरे धीरे एक एक करवाइए मैम, अपने आप 2 4 हो जाएंगे कराते 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 कराते। ठीक है वर्षा मैम, राधा नाम का जाप कराओ पेशेंट को 5 मिनट कम से कम, ठीक है? बहुत जल्दी हाँ मैम, रिजल्ट आपने आएगा। बोला था तो मैं भी सोच रही थी उनको बोलूंगी यही। वो लोग ना सिंधी है, और वो खुद बस पर्सनल वो नहीं मानती है आजकल। मतलब उसका कहना था कि अब मैंने सब बंद कर दिया, कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ एक उनके कोई गुरु जी थे उनकी बस थोड़ा बहुत करती हूँ। तो मैंने कहा तो तुम आप अपने मतलब गुरु मंत्र का ही जाप करिए जब भी आपको ऐसा फील होता है कि एकदम रोने का मन करता है। तो नहीं, करती राधा हूँ, नाम लेकिन का उससे जाप भी करें, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, मून से माइंड होता है, और मून के जो देवता होते हैं कृष्ण होते हैं, और कृष्ण किसके बस में, राधा के होता है। तो इससे राधा नाम के जाप से रिजल्ट आता है। 5 मिनट करना है, उसमें कोई रिचुअल्स वाली बात नहीं है, बस भावनाएं होनी चाहिए। बगैर भावनाओं के रिजल्ट नहीं आएगा। और कभी भी पूजा पाठ या एस्ट्रोलॉजी की कोई चीज की जाती है तो उसको
मतलब जज करने के लिए नहीं की जाती है। अगर आप उसको ट्रायल वाला की देखे होगा कि नहीं हाँ सही होगा बात। तब नहीं रिजल्ट आता है, लेकिन विश्वास के साथ करो तो 100% रिजल्ट आता है। जी थैंक यू। ठीक है। मैंने उसको बहुत समझाया, बोली कि नहीं मैम मैं जानती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन नहीं होता। मैंने कहा नहीं होता है तो जबरदस्ती करना है, जैसे हम मतलब बिना मन के भी कई बार दवाई खाते हैं, वैसे ही समझ लेना कि ये आप खा ही रही हैं। तो एक पेपर पे लिख लो, फिर उसको तो दोहराना दान है कर ऐसे सकती करके। है वो, हाँ जी, पेशेंट दान कर दान वान तो सकती है। कर, हाँ मैम कर सकते हैं, अच्छे हाँ हैं फैमिली से रिच। हाँ कर सकती है। हाँ, तो उसको बोल दो मैम कितना वजन है पेशेंट का। वजन, वजन पेशेंट का लगभग हाँ 55 kg, 55 55 केजी या है तो 60, 55, 60 किलो तक। हाँ तो 55 या 60 केजी का क्या करना है, सूजी का हलवा घी में भून करके बनाना है, पानी नहीं पड़ेगा उसमें, दूध और हाँ चीनी, तो उसके अपने वजन के अच्छा बराबर उतना हलवा बनवा कर दान दिलवा दीजिए। बोल दीजिए हाँ मंदिर या कहीं ले जा करके दान दे दे, तुरंत विद इन 24 आवर रिजल्ट आएगा। ठीक अच्छा है, हाँ ठीक है। तुरंत रिजल्ट आएगा विद इन 24 आवर। करा दे, एस्ट्रोलॉजी का रिजल्ट है, बहुत बड़ा मतलब वो है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे मैम के केस में? किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो कृपया शेयर करें। चलिए अभी और किसी को कुछ? जी सर, आदिल सर बोलिए। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ मैम मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जटामासिक वात आता है जी उसका अच्छा रोल है इसमें। एक दो पेशेंट मेरे पास देख रहे, इस तरह के तो नहीं थे, तो ऐसे डिप्रेशन वगैरह वाले थे। एक पेशेंट थी वो थोड़ा जी सुसाइड करने की सोचती रहती थी, तो मैंने ट्राई किया, काफी अच्छे रिजल्ट थे। जैसे बाकी जी की तो सर। चर्चा हो ही चुकी है, जैसे अश्वगंधा वगैरह हम दे सकते हैं। एक मैं अपनी तरफ से जटामासिक पाक जोड़ना चाहूंगा, उस पर भी देख ट्राई करके देख लें, अगर वो पेशेंट ले ले तो। जी सर, जी जी वर्षा मैम आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना मैम? हाँ हाँ जी मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हाँ डॉक्टर वर्षा, मुझे जी बताइए आपने बोलिए उनको सर। पादा अभियान कराया है क्या? नहीं मैम, पादा हाँ भी तो हम तो नहीं आप कराए। ऐसा कीजिए, क्योंकि जैसे पेशेंट ना तो दवाई लेना चाहता है ना कन्विंस हो रहा है, कुछ भी नहीं है, और पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी पेइंग कैपेसिटी है, हाँ तो बोलिए जी कि आप मैम। कुछ मत कीजिए, आप उसको ऑयल सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और उसको जी बोलिए कि आप जो है इसका बस पादा अभ्यंग कराना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो पादा अभ्यंग से जी उसको मैम। इतना बेनिफिट मिलेगा कि फिर आप जो बोलोगे फिर वो करेगी, क्योंकि अच्छा माइंड रिलैक्स जी होना मैम। शुरू हो जाएगा ना, इरिटेबल है, क्रैंकी हो जाती है, बीच बीच में रोना शुरू कर देती है। ठीक है ना, जी तो उससे जो है वो उसको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको आप पादा अभ्यंग स्टार्ट करा सकते हैं, और जी इसमें मैम। मेरे ख्याल से उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। हाँ ये तो सही बात है। कौन सा ऑयल से कराना चाहिए मैम? उसमें जो है आप देख लो, उसमें उसकी प्रकृति क्या है। कफ अगर पित्तज। पित्तज है ना, तो चंदन आदि तेल से हाँ करा दो आप उसको, जी क्योंकि जितनी भी दाह वाली कंडीशन है उसमें चंदन आदि तेल का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप उनको बोलो जी कि भाई चंदन आदि तेल से, और आप जो है ऐसा कीजिए कि डेली जो है ना अभंग करा लीजिए। फिर जैसे ही आप थोड़े जी। दिन कराएंगे उसको रिलीफ आएगा, फिर उसको लगेगा कि हाँ डॉक्टर साहब ने अच्छी चीज बताई है, और फिर आप उसमें फिर अपने हिसाब से कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। चंदन बला लाक्षादी तेल से करा दूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। जी मैम। ठीक है, तो ये कराइए आप। आई थिंक ऐसे जो पेशेंट है ना, उसमें जो है ना, आप पहले सबसे पहले उनके कंफर्ट का ख्याल रखो। जैसे ही जी आप जी उनको कंफर्ट देना शुरू करेंगे ना, तो उन्हें लगेगा हाँ डॉक्टर साहब ने मेरे मन की बात कही है, बस फिर वो जी धीरे धीरे आपकी बात मानने शुरू हो जाएंगे। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके। बहुत अच्छा बताया मैम। और हमारा कोई वैद्य, हमारा कोई सीनियर कुछ इसमें अपना एड ऑन करना चाहेंगे चिकित्सा में?
चलिए ठीक है। और किसी का कोई केस है, किसी को कुछ पूछना हो या किसी को अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करने हो? सुरेंद्र शर्मा सर, सर अगर आप सुन पा रहे हो तो सर आपके पास कोई केस हो या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो हमें हमारे साथ शेयर कर सकें। रागीर सिंह सर, सविता मैम, सविता पैठे मैम, अभी हमारे पास थोड़ा समय कम है और 15 मिनट ही बचा है। अगर आप लोग चाहें तो अपने केस को शेयर कर सकते हैं, या आपके प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आ रही हो किसी केस में तो उसको यहाँ पे उसका सलूशन हम लोग ढूंढ सकते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अनुरिता मैम, आप बहुत दिनों बाद आए मैम, आप ही कुछ बताइए। मैम एक्चुअली मैं सिर्फ केसेस सुनी हूँ मैडम, और वो काफी दिन के बाद में आई हूँ तो लोग शायद मुझे जानते भी नहीं होंगे। बट या मैं एक हाल ही की जो केस है वो चीज के बारे में बताऊं, क्योंकि कुछ फाइंडिंग्स है ऐसे परसों के इसमें डिस्कशन में और पेशेंट की स्टडीज में भी निकले। जब भी हम जिस अवस्था में पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो अभी जैसे आपके कोई केस में पता चल रहा था कि वो पेशेंट का हेतु जो है वो खाने में है, बाकी का चीज है, लेकिन आजकल हेतु के भी जो अपनी लिस्ट है वो बदलनी चाहिए। बिकॉज जंग और केमिकल और एडल्ट्रेशन, इसके अलावा मानस और उसके अलावा लाइफस्टाइल, बिकॉज आई हैव बीन लास्ट 3 वीक्स इनटू मुंबई, मैं इतनी हैरान हूँ यहाँ की लाइफस्टाइल देख के कि आप कितना भी द्रव्य अच्छा चूज करिए, आप कितना भी अच्छा पंचकर्मा करिए, हैट्स ऑफ टू द पीपल दोज हु आर प्रैक्टिसिंग इनटू मुंबई, क्योंकि मैं पूना में बहुत आइडियल प्रैक्टिस करती हूँ ऐसे मुझे लगता है। मुझे दिल्ली का कोई केस या पंजाब का कोई केस मिलता है और पंचकर्मा के लिए नहीं है, विदाउट शोधन मुझे वो ऐसे लगता है मैं टेम्पररी रिजल्ट दे रही हूँ। लेकिन बॉम्बे के लोगों का मैं लाइफस्टाइल देखिए, मैं पक्का बता रही हूँ कि आप जब भी पेशेंट को कैटेगराइज करो या हेतुओं को कैटेगराइज करो या संप्राप्ति जब भी करो, तो एक है हमारी ग्रंथोक्त संप्राप्ति, जिसमें त्रिदोषों से घटित जो भी संप्राप्ति होने के बाद में जो स्थान संशय किया उसके बाद में व्यक्ति और प्रसर अपने को मिलता है। लेकिन आज के इसमें इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में संप्राप्ति घटित हो जाती है, एंड दैट इज निज हेतु और व्याधि भी परतंत्र होता है। स्वतंत्र व्याधि करके अपने पास में संकर करके पेशेंट नहीं आते अभी। मतलब इन शॉर्ट पेशेंट इज ओरिजिनल डायबिटीज। पेशेंट आपके पास में आ रहा है कि उसके पैर में जलन हो रहा है, हमें ऐसे लगता है कि वो पित्त का वृद्धि है, पित्त के जो दाह गुण है या उष्ण गुण है या विदाही गुण है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन आप उसके कंटेंट ऑफ मेडिसिन भी देखिए, आप उसकी लाइफस्टाइल भी देखिए, उसका खान पान भी देखिए, सबसे मेन टाइमिंग चेक करिए, वो पित्त के काल में कितना खाना खाता है, वो वात के काल में कितना आराम करता है, पित्त और वात के संधि काल में सोता है क्या, उसका द्रव्य का इंटेक, उसके खान पान का, उसके अनुपान का, इतना जब आप शुद्धि से लेके शमन चिकित्सा और अनुपान से लेके ये करते हो तब रिजल्ट मिलता है। मेरी एक केस अभी पुणे क्योंकि पुणे का भी ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा है मेरा, मैं 3 दिन वहां पे रहती हूँ, तो वो कंसल्टेशन में मुझे बताया कि नहीं एवरीथिंग इज फाइन, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ मेरा गैंग्रीन है, वो 30 साल से ठीक नहीं हो रहा है। गैंग्रीनस वुंड है, अभी वो वुंड है जो अनहील्ड वुंड के हम इसमें कैटेगरी में डालेंगे, जिसको हम दूषित व्रण बोलते हैं। तो दूषित व्रण की चिकित्सा करते वक्त में हमें जो भी शास्त्रोक्त बताया, लेकिन जब मैंने हिस्ट्री निकाला पेशेंट के लाइफस्टाइल में, जैसे जैसे हमारे इसमें बताया गया है कि अव्यायाम, उसके बाद में सुखासीनता, ये ग्रंथोक्त तो हमारे हेतु है, वो भी दिखते हैं। दूसरा चीज, पेशेंट जो है वो रोटरी क्लब का कोई चेयरपर्सन या कुछ ऐसे, बहुत ज्यादा चंक्रमण ने गाड़ी में घूमना, मतलब वात का जो भी हमारे प्रकोपित इसमें जो हेतु बताया गया है, तो वो हेतु बहुत ज्यादा, हाँ वो मुझे टिपिकल याद नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज सुखासीनता, खा गए कि सो गए, खाना जैसे ही खाया, तो क्योंकि टाइम टेबल है नहीं खाने पीने का, मैंने उनको सामने रखा, बिलीव करिए पेशेंट भाग गया, क्योंकि पेशेंट का जख्म मैंने जो ड्रेसिंग के लिए दिया और जो शोधन दिया उसकी वजह से उसका हीलिंग वुंड बहुत अच्छे से ट्रिगर हो गया। लेकिन उसका HbA1c 13 है,
मैंने उसको बोला तू जब तक पंचकर्मा नहीं करेगा तब तक तेरा ट्रीटमेंट फायदा ही नहीं, क्योंकि वो 30 इयर्स का पेशेंट है डायबिटिक, तो अभी वो डायबिटिक तो रहा नहीं। उसका मैंने जो भी नर्वस सिस्टम चेक करते हैं वातव्याधि केस में, तो उस इसमें मुझे लेफ्ट साइड का पूरा एक्सट्रीमिटी वीक लगा। मैंने उसको तुरंत बताया कि तुमको पेरिफेरल न्यूराइटिस बहुत जल्दी बैठ सकता है, विजन आपका बहुत जल्दी कम हो सकता है। उसकी बेटी का मुझे फोन आया, मैडम मेरे पापा बहुत इनसिंसियर है, आपने जो जो बातें बोली मुझे माँ ने बताई, आप जैसे बोल रहे हैं मैं उनको पकड़ के 2 दिन के लिए लाती हूँ। मैंने बोला मत करिए 7 दिन पंचकर्मा, 2 दिन का शुद्धि तो करिए, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ एक विरेचन, मधुसूदन वटी, हरिद्रा निशा योग, उसके साथ में आरोग्यवर्धिनी, और उसके साथ में मेरा एक बैक्टोनिल करके और वायरोनिल करके टैबलेट है, बस उतना दिया मैंने हीलिंग के लिए। और मेरा एक टिपिकल ये सबको मालूम है, जेली प्रोपोलिस और एलोफस देती हूँ मैं गैंग्रीनस वुंड के लिए करने के लिए, क्योंकि वो बंदे के पास में समय ही नहीं। अच्छा दिमाग ऐसे लगाया हुआ है, वो कोई शूज सैंडल बनाया, चप्पल पहनने का वो आलस आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, इमेज खराब होती है तो उसको कवर्ड, ऐसे कुछ ना कुछ ऊटपटांग चीजें की हुई। और 30 साल से वुंड जो है रीप हो रही है, उसमें से पस आता है, अभी उसको पैर काटने के लिए बोला है। उस वुंड से उसको रिकवरी दी है सिर्फ 7 डेज मेडिकेशन एंड 2 छोटे विरेचन योग, क्योंकि जब तक एडमिट नहीं होता मैं प्रॉपर विरेचन नहीं करती हूँ, या तो वो घर में कुछ गलती करते हैं और आयुर्वेद को नाम रखते हैं। और पेशेंट मारवाड़ी इसका है, तो इसकी वजह से उसका वो कंस्टेंट भी है कि मुझे कितना खर्चा आएगा। तो मैंने बोला ठीक है 7 दिन का पंचकर्म ना करे, लेकिन 2 दिन का शुद्धि के लिए तो आप एडमिट होने चाहिए, क्योंकि 100% मुझे डाउट है कि उसको पेरिफेरल न्यूराइटिस है। लेकिन जब तक मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगी, हाथ में प्रूफ नहीं दूंगी, अपनी नाड़ी वैद्य का कोई वैल्यू नहीं रहता, वो रिपोर्ट्स का वैल्यू रहता है। तो इस वजह से आपके पास में भी ऐसे केसेस आएंगे, जब भी आपको ट्रीटमेंट करना है, जब भी आपको ये करना है। तो जैसे अभी सिंपल अभी सामने जो केस है कि वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में उसको चतुर्थक ज्वर है, आप उसको कुटकी के योग नहीं दे सकते हो, आप उसको तीक्ष्ण या उष्ण या फिर आप उसको लंघन भी नहीं दे सकते हो। लेकिन ऐसे वक्त में हमारे शास्त्र अगर आप खोलेंगे, टीकाएं अगर आप खोलेंगे, तो उसमें लघु संतर्पण करके एक कंसेप्ट है। लघु संतर्पण में वो अपतर्पण भी नहीं होता है और कंप्लीट संतर्पण भी नहीं होता है, क्योंकि हमें बच्चे का भी पोषण चालू रखना है, दूसरा रस का दुष्टि नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो जो चीजें रस के मतलब जो गुरु है, उसके बाद में शीत है, वो ऐसी चीजें जो रस को दुष्टि करे और आमाजीर न बढ़ाए, वो चीजों को नहीं करना है। तो जैसे आपने बताया कि सिद्ध षडंगोपानीय है, उसके बाद में मैं सगरास जैसे बोलती हूँ कि आप दीपन पाचन कोई भी योग है वो बिफोर मील भी दीजिए, आफ्टर मील दीजिए या सगरा दीजिए, आपको जैसे कंडीशन पता चले। तो दीपन पाचन अगर अच्छे से होता है, पर्टिकुलरली इन फर्स्ट 3 months, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, आपने रस धातु का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है। जैसे आप उसको ये कवर कर लेते हैं, तो आपको जो उसकी मॉर्निंग सिकनेस में भी डिफरेंस नजर आता है, उसके मंदे जोड़ में भी डिफरेंस आता है। और दूसरा चीज, काफी बार प्रेगनेंसी अगर प्लान्ड नहीं हो तो मेनी अ टाइम यूरिनरी इन्फेक्शन या फिर यूटीआई या फिर गर्भाशय जन्य कोई भी पैथोलॉजी, वो भी मंद ज्वर और संतत ज्वर में कन्वर्ट हो सकती है। इसका हिस्ट्री जरूर पूछिएगा, क्योंकि ऐसे वक्त में गर्भधारणा रही होती है कि जिसमें गर्भाशय शुद्ध नहीं होता है, तो वो इन्फेक्शन भी चांसेस रहता है। और ऐसे इसमें बहुत अच्छा हम सूत्रीगर दे सकते हैं, सूक्ष्म त्रिफला है, गंधक रसायन है, अपना कैशोर गोकुल है, ये चीज हम दे सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है टाइम अगर अपना हो चुका होगा। मैं एक और चीज आउट ऑफ इंटरेस्ट, आज मैं क्योंकि मैं त्रिमर्मा पे फिलहाल स्टडी कर रही हूँ, तो जो मेरा हार्ट का वो है डिसेक्शन है जो मैंने असिस्ट किया, वो चीज डालती हूँ। पर्टिकुलरली उसके कंपार्टमेंट जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका वजह ये है कि जो भी सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एनाटोमिस्ट एंड जो ग्रेटेस्ट डॉक्टर है वो तो ऊपर का रचयिता है, जिसने उसने संरचना कैसी की है कि जो भी ट्राइकस्पिड वॉल में गश आता है ब्लड का, वो वाला रफेज, मतलब वो जो कंपार्टमेंट है उसको प्लेन नहीं रहता है, वो वॉल्स इतनी ज्यादा रिजिड और रगी रहती है बिकॉज ऑफ पैपिली एंड अदर थिंग। तो वो पूरा हमने कंप्लीट सुपीरियर वेना कमा, इंफीरियर वेना का, उसको डिसेक्ट करके अंदर के वॉल्व्स, कुछ कफ्स, तो वो मैंने शूट करने का कोशिश किया है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो जरूर देख लेना। और दूसरा चीज हमारी एलएडी, आरसीएक्स और जो सर्कम्प्लेक्स आर्टरी और बाकी का चीज है, तो अभी मेरा त्रिमर्मा के ऊपर पहले मैंने हार्ट तो लिया, सबसे टफेस्ट वही है। अगर आपको बेनिफिट होता है तो मैं वो भेज देती हूँ आउट ऑफ इंटरेस्ट, इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्ट।
जी मैम भेज दीजिए, सब लोग यहाँ बोल रहे हैं, सबकी रिक्वेस्ट है। वो यूजी लेवल का, इसलिए मैंने बोला भेजू कि नहीं, लेकिन नहीं नहीं बहुत भेजिए, अच्छा डिसेक्शन होता है। मैम अन्विता रिवीजन मैम भी हो जरूर जाएगा। भेजिए, आपके एक्सपीरियंस से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। रियली एक्सीलेंट, आप जरूर भेजिए प्लीज। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक है, भेजते हैं। थैंक यू। ठीक है, अभी बस 5 मिनट बचे हैं। और किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ शेयर करना है? कोई केस किसी को डिस्कस करना है तो बताइए। अगर नहीं करना है तो फिर हम लोग संभाषा बंद करें। मैम अमृता मैम बंद करें संभाषा, अभी तो किसी का कोई डाउट नहीं है। डाउट पूछना भले है। ही ना हो, लेकिन कोई बेसिक अगर कोई चीज है तो वो भी कर लीजिए, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग सबने शाम का समय निकाला है और 10 मिनट में काफी कुछ चीज ये हो सकता है, तो चुप मत हाँ, पर बैठिए। कोई कुछ अपना बोलेगा कोई, तब तो मैं, कोई कुछ हाँ बोलेगा हेलो तो। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, हाँ जी सर बोलिए। प्रणाम प्रणाम। मैम। अनुराधा मैम से थोड़ा सा ये आंतरिक ज्वर के ऊपर थोड़ा सा पूछना था, वो थोड़ा सा अपने तरफ से एक्सप्लेन करके मुझे थोड़ा बताएं आंतरिक ज्वर के ऊपर प्लीज। कौन सा सर? आंतरिक ज्वर मैम, टाइफाइड के ऊपर थोड़ा सा आप अपने आयुर्वेदिक व्यू से थोड़ा सा प्लीज बताइए मैम। अच्छा, आंतरिक ज्वर, एंटेरिक फीवर कहना चाहते हैं सर? जी जी जी। एक्चुअली जैसे कि आप ज्वर का अपना ये देखेंगे तो हम उसको विषम ज्वर में ही काउंट करते हैं, और 5 तरह के जो ज्वर है उस इसमें आप टाइफाइड को बस ऐसे लीजिए कि जैसे आपको पता चलता है कि सैल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव है तो वो बंदा टाइफाइड सिर्फ लेबल लगता है, लेकिन उसकी सिम्टम्स पे एलोपैथी काम करती है। अपना जो साइमल्टेनियस जो त्रिदोषात्मक विश्लेषण है उसी के ऊपर अपना डायग्नोसिस कीजिएगा। जैसे अगर अहोरात्र दोष है जिसमें पूरी तरह भाई जो बलाबल किस चीज का ज्यादा है, धातुगत ज्वर अवस्थाएं कैसी है, रसगत है तो उसमें हेवीनेस गुरुता दिखेगा, दैन्य दिखेगा, उद्वेग दिखेगा, सदन दिखेगा, छर्दी दिखेगा, अरोचक दिखेगा, अग्नि अंगमर भी दिखेगा, जो जुम्बा वगैरह वो सारी चीज का ज्यादा रहता है तो वो रसगत धातु, जो रस धातु है उसके आंतरिक जो भी दोष है उन्होंने अपना स्थान संचय करके ज्वर की संप्राप्ति को घटित किया है। अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई ज्वर तो है लेकिन उसका हीमोग्लोबिन भी काफी कम है, उसकी रक्त की उष्णता जो है वो उसको मतलब दाह ये लक्षण दे रही है, पीड़िका है, कहीं पे छोटी छोटी पिटिकाएं दिखती है, तृष्णा ज्यादा रहती है, या फिर काफी काफी बार रक्तक्षरण भी दिखता है, जो भी संप्राप्ति में हेमेटाइसिस या कुछ है, तो वो आप कभी भी ये मत समझिए कि इट इज ऑलवेज टीबी या इट इज ऑलवेज कैंसर। हमारे इसमें रक्तगत धातु ज्वर की अवस्था में रक्तक्षरण ये एक लक्षण बताया गया है। सो मेनी अ टाइम आप जब वहां पे रक्तगत पित्त का चिकित्सा करते हैं तो यू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। आप उसमें सबसे पहले इमीडिएट वासा ये चीज, पंचामृत परपटी, जो अपना प्रवाल पंचामृत, ये सारी चीजें यूज करते हो तो यू विल सी। लेकिन उसके साथ में दाह कितना है, राग कितना है, भ्रम है क्या, मद है क्या, इंटॉक्सिफिकेशन ऑफ उसकी बाकी मतलब प्रलाप वगैरह ऐसी भी चीजें रक्तगत धातुगत ज्वर में। जब भी पेशेंट देखिए कि एक अच्छी कंडीशन में रहता है और अचानक वो डेलीरियम में जाता है और प्रलाप करने लगता है बट वो इट मे बी बिकॉज ऑफ ड्रग्स, इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी घटित संप्राप्ति ऑफ डिसीज। लेकिन अगर उसमें ये सारे लक्षण दिखते हैं और वहां पे ज्वर अगर दिखता है, वहां पे अगर पेशेंट का आपको सारी चीज दे कोइंसाइड विद अ रक्त धातुगत ज्वर अवस्था, तो यू ट्रीट इट एज अ रक्त धात्वाग्नि, जो रक्त धातुगत ज्वर की चिकित्सा बताई गई रक्तपाचक गण बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। सेम वे इज दैट कि अगर इट में मैंने मतलब मैं अभी फिलहाल अच्छा हुआ टाइफाइड से आपने बताया, मैंने कल ही एक टाइफाइड की केस को ये किया है, तो साइंस एंड सिम्टम्स जो है उसकी जो भी घटित त्रिदोष है उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो मांस धातु को किस तरीके से दूषित कर रहा है, अंतर्दाह है क्या, और अंदर से वो बता रहा है कि ऊपर से दाह नहीं लग रहा है, आपको टेम्परेचर नहीं लग रहा है लेकिन अंतर्दाह है, या फिर तृष्णा है, मोह सम्मोह की तरह अनकॉन्शियसली उसको ये लगता है कि हमेशा ग्लानि आ रही है, सोने जैसा लग रहा है। और दूसरा एक मतलब एक आजकल के इसमें देखिए इमीडिएट डायरिया हो जाता है किसी चीज को, कोई चीज वो बोलता है मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो वो जो डायरिया है या फिर वो मतलब एक टिपिकल लक्षण है वो मानसिक ज्वर का,
शायद सुष्ट विटकता या कुछ ऐसे लक्षण है, मैं कंफर्म करूंगी बिकॉज काफी दिन हो गया मैंने ज्वर पढ़े हुए। दुर्गंध्य रहता है, उसकी जो भी यूरिनेशन है, उसका जो भी स्वेद है, या जो भी उसकी एक्सटर्नल ओरिफाइसिस से जो भी है, वहां पे दुर्गंधीय लक्षण जरूर मिलता है, क्योंकि मांसगत ज्वर में आपको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि धातु और इसकी चीज में तो दुर्गंधीय लक्षण मिलेगा। और दूसरा चीज जिसे बोलते हैं कि लिम्स या उसका मूवमेंट जो है ना, उस वक्त में उसको पेन होगा, शिवरिंग होगा, गात्र विक्षेप रहेगा। तो ये सारी अगर सिम्टम मिलती है और वो अगर बोलता है कि नहीं मुझे खाने का मन नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे, वो शायद टेम्परेचर ना बताए आपको, लेकिन जहां पे आपको ये लग रहा है कि नो ऐसी इस तरीके से संप्राप्ति घटी, तो दैट इज मांसगत ज्वर। और मेदोगत ज्वर के लिए पर्टिकुलरली ये है कि वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेद धातु तो रहता है, लेकिन तीव्र स्वेद, एक्सेसिव स्वेटिंग दिखता है वहां पे। पेशेंट बताता है मैं एकदम पसीने से लथपथ हो गया, पिपासा बहुत ज्यादा रहती है, प्रलाप भी रह सकता है, वमन रहता है, वॉमिटिंग रहता है। हम इसको बहुत जल्दी एलोपैथिक में गैस्ट्रेंट मेट्रो लगा लिया, आईवी लगा लिया और पेशेंट ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं रहता। वहां पे वमन भी है, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग है, और दूसरा चीज जिसे बोलते हैं कि एक मतलब वो ना स्मेल सहन नहीं कर पाता है। मित धातु की अगर दृष्टि है ना, तो ही विल ऑलवेज बी, दैट पेशेंट विल बी ऑलवेज हैविंग ग्लानी, इसमें भी रहती है ग्लानी, रक्तगत ज्वर में भी रहती है, और ग्लानी इसमें भी मानसिक ज्वर में भी रहती है। लेकिन अलाइड वाले सिम्टम में जो भी लास्टिट्यूड है, जो भी डेबिलिटी है, वो किस तरीके से, क्या खाने से, क्या पीने से अच्छा लगता है, आराम करने से अच्छा लगता है, ठंडा पीने से अच्छा लगता है, वहां पे भी अरोचक रहेगा, वहां पे भी मतलब एनोरेक्सिया रहता ही है। लेकिन मेद धातु के ज्वर में एक असहत्व, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ओबेसिटी के जो भी अपनी इसकी संप्राप्ति, तो उसमें असहिष्णुता ये हमारे मेदोवृद्धि के लक्षण में दिखता है। तो उसमें भी आपको जब भी ये रहेगा तो सीवियर वीकनेस रहेगा, वो उठ के खड़ा भी नहीं रह पाता है। और दूसरा चीज इनएबिलिटी टू टॉलरेट द स्मेल, स्मेल वाला जो चीज है, गंध घ्राण इंद्रिय, उससे रिलेटेड उनकी मतलब जो भले वो उसका ओन बॉडी स्मेल रहेगा या बाकी का रहेगा, तो वो एक पर्टिकुलर लक्षण बताता है। तो ये यूजुअली मेद धातुगत ज्वर में रहता है। और अस्थि धातुगत ज्वर जो है पर्टिकुलरली वमन जैसा, डायरिया रहना, वॉमिटिंग रहना, अस्थि भेद रहता है। पर्टिकुलरली वो बताता है मेरे पीठ का मतलब हम जिसे वायरल वायरल बोलते हैं ना, कि बैक एक वगैरह होता है, और पर्टिकुलरली हमारी जो कशेरुका है वहां पे दर्द होता है, तो वो चीज अंग मर्दन टिपिकल रहता है। देन पूजन, बॉडी के अंदर जो भी पूजन एक ये दिखता है, साउंड्स आपको समझते हैं। देन गात्र विक्षेप रहता है, श्वास रहता है, वो जब चलता है तो उसको थकान वगैरह जैसी लगती है, तो दैट इज योर अस्थि धातुगत ज्वर। और मज्जा धातुगत ज्वर में यस यू ऑलवेज हैव कि जब भी आप मज्जा धातुगत ज्वर देखे तो टिपिकल उसको मज्जा धातुगत लेबल पहले कभी मत लगाइए, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद बोन मैरो। ये आईसीयू में कंडीशन मैंने खुद अपनी आंखों से देखी कि जिसमें हिकअप्स रहता है, श्वास रहता है, सर जो बताते कि जो असाध्यत्व और साध्यत्व के लक्षण में है, तो श्वास उसके कोइंसिडेंटली रहता है, कांस रहता है, और तम दर्शन रहता है। पर्टिकुलरली जब भी मज्जा से रिलेटेड आपको पेशेंट लग रहा है कि ये मज्जागत जा रही है संप्राप्ति, या फिर आपके पास में सीए है कोई और उसका बोन इन्वॉल्वमेंट है, उसका जिसे बोलते हैं कि मेटास्टेसिस हैज रीच्ड अप टिल बोन्स, तो उसमें जैसे ही आपको वो पेशेंट ये बताता तमदर्शन है, श्वास है, या फिर मतलब एक ना अभी आज मैं मर्म पढ़ा रही थी, तो इसकी वजह से और ज्यादा कंसेप्ट मेरी और क्लियर होती जा रही है। तो पर्टिकुलरली बिकॉज मज्जा धातु जो भी है वो मज्जा धातु कफक क्षीणता की वजह से मज्जा दुष्टि होती है। और दूसरी चीज मर्मगत जो स्थान है हमारे, वो पर्टिकुलरली वाइटल ऑर्गन्स में पेन ये फैक्टर रहता है। अब वो मर्म आपको भी मालूम है कि 107 मर्म में से कोई भी हो सकता है, इट मे नॉट बी ओनली बोन्स, लेकिन आपको दिखता है कि जब भी मेद मज्जा धातुगत ज्वर है तो उसका तम दर्शन तो होना चाहिए, या फिर कोई ना कोई मर्म इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और मर्म मतलब जैसे चरक ने पूरे 3 मर्मों को मतलब सारे 107 मर्मों को 3 ही मर्म में इन्वॉल्व किया। एंड इट वाज सच ए एस्टोनिशिंग थिंग फॉर मी कि शिर के अंदर, बस्ती के अंदर, और अपनी शिर के सॉरी शिर, बस्ती एंड हृदय, इन 3 त्रिमर्म के अंदर सब 107 को ये कर दिया है। ऑल 107 मर्माज आर इंक्लूडेड इनटू दिस 3 मर्माज। इतना बड़ा वक्तव्य करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो स्टडी किया होगा।
सो फ्रॉम एवरी एंगल यू नीड टू गो फॉर इट कि अंतर्दाह ये वर्ड भले ही अपने को सिंपल लगता है, बट अंतर्दाह इन्वॉल्व्स योर इंटरनल फीवर ऑल्सो, लेकिन इंटरनल बर्निंग सेंसेशन रिलेटेड टू मज्जा है तो इट इज सीरियस। रिलेटेड टू रक्त है तो यू हैव टू गो फॉर रक्तगत पित्त चिकित्सा फर्स्ट, एंड उसके साथ में जिसे बोलते हैं आप बाकी का ये चीजें जो अलाइड हमारे सिम्टम्स है उस सिम्टम्स को कीजिए। तमा दर्शन मतलब पर्टिकुलरली पेशेंट बताते हैं कि मुझे आंखों के सामने कालापन आता है और मेरा जो भी है जैसे कुछ देर तक मैं ब्लाइंड रहता हूँ, तो ये चीज मज्जागत धातुगत ज्वर के लक्षण है। और लास्ट अपना शुक्र धातुगत ज्वर का जो है, तो एवरीबडी नोज इट कि इट इन्वॉल्व्स योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनटू फीमेल एंड मेल बोथ। तो सिर्फ शुक्र धातुगत मतलब नॉट ओनली इन मेल, स्पर्म ओवम दोनों भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें। और पर्टिकुलर इसमें शुक्र मोक्षम, शुक्र विनाशम, ये सारे जो भी मतलब जहाँ पे भी स्रोतसों का अग्नि वायु सोम, ये तीन जो पंच धातु में से है, पर्टिकुलरली ये तीन धातु अगर दूषित होते हैं तो हमारा शुक्र क्षय का लक्षण या अर्थदुष्टि का लक्षण, इट मीन्स दैट कि आपका पीसीओडी लॉन्ग स्टैंडिंग रहा है और आपने उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट लिया है और उसके बाद में अगर आपका एएमएच कम हो रहा है तो आपका वो डीपो कम होना भी शुक्र धातुगत ज्वर की अवस्था हो सकती है। सी आई मे बी रॉन्ग, बट ड्यू टू इनफर्टिलिटी स्टडीज मैं इसको इस तरीके से जब कनेक्ट करती हूँ और ट्रीटमेंट देती हूँ तो मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस वजह से ये मेरा एक हाइपोथेसिस भी हो सकता है, बट आप शुक्र धातुगत ज्वर को इस तरीके से लीजिए। वहां पे धातु ज्वर की जो ट्रीटमेंट है वो तो देनी होती है, लेकिन रस रक्त मांस में उसके पहले वाले सारे धातुओं को आप ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वो भी आपको सॉर्ट आउट करना है। यूजुअली रस रक्तगत मांसगत जो मेद धातुगत ज्वर है वो साध्य बताया गया है और आपको बहुत इजी साध्य तो मिलता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ लक्षण देखने के बाद में जो अस्थिगत ज्वर है और मज्जागत ज्वर है वो कष्ट साध्य ही रहते हैं। इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज व्हेन यू कम अक्रॉस सीए पेशेंट विद मेटास्टेसिस तो आपको ये पता चलता है कष्ट साध्यता कैसे। शुक्र साध्यता असाध्य ही बताई गई है, लेकिन जो असाध्य शुक्र धातुगत ज्वर है दैट इज एट अ वेरी एंड स्टेज। बट अगर आप स्टार्ट में जो लक्षण शुक्र धातु की ज्वर के इसमें बताया गया है वो शुक्र मोक्ष और शुक्र विनाशन बताया, तो इट इज नॉट कि डायरेक्टली शुक्र धातु ज्वर मतलब इट रीचेस टू एंड स्टेज, लेकिन जो हमारे शास्त्र में बताया गया है शुक्र धातुगत ज्वर वो इनक्यूरेबल या असाध्यत्व बताया, क्योंकि उनका ऐसे मानना है कि पहले वाले जो भी 6 धातु हैं उन 6 धातुओं को जब आप साध्य नहीं कर पाते हो तब वो संप्राप्ति शुक्र तक पहुंचती है। सो लाइक दिस आप मतलब मेरा ऐसे मानना है कि अगर आपने एक बार भी हिस्ट्री लिया तो टाइफाइड का अगर पेशेंट है तो आपको दिखेगा कि उसकी ग्रहणी दृष्टि सीवियरली रहती है, टाइफाइड हो चुका हो, बचपन में भी हो चुका हो या 10 साल पहले भी, जैसे आप जॉन्डिस का हिस्ट्री लेते हैं वो साध्य तो इजीली मिल जाए बिकॉज आप जैसे इंजुरी हील करते हैं या उसका जो भी फॉरेन बॉडी का जो जिस वजह से वो सपोज इन्फेक्टिव फोकस है या अंदर, अभी ऐसी कंडीशन में हम यूजुअली सेप्टिक शॉक को डील करते हैं, तो वहां पे ये सारी अवस्था इतना डिटेल में हमको पता चलती है उस पर स्टडी करके। लेकिन वी आर वेरी हार्ड लक कि एलोपैथी पीपल डोंट अलाउ अस, स्टिल वेरेवर आई गेट ए चांस आई गो एंड एंटर इनटू। तो ये अवस्थाओं के हिसाब से आप जैसे आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो, ज्वर निदान चैप्टर इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आप उसमें से विषम ज्वरग्न काढ़ा है, रेडीमेड मार्केट में एक कंपनी है जिसका नाम शायद सतारा की कंपनी अर्कशाला, उसका एग्यू मिक्सचर करके जो कंटेंट आता है वो विषम ज्वर के लिए बहुत अच्छा है। देन हाँ जी, क्या बताया मैम? कौन सा एग्यू मिक्सचर करके काढ़ा है जो विषम ज्वर पे मैं यूज करती हूँ। इट्स कंपनी ऑफ अर्कशाला, सतारा करके महाराष्ट्र में एक ये है। और वो अगर आपके पास में नो नीड टू वरी, हमारा जो भी ये है रसपाचक रक्तपाचक उसके साथ में जैसे मैंने आपको डायग्नोसिस के छोटे छोटे पॉइंट बताया उस हिसाब से आप ज्वर को दीजिए, महासुदर्शन पक्का दीजिए। और उसके साथ में ये देखिए कि वो जीर्ण ज्वर है कि नवीनतम ज्वर है। और जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, सिंपल सी बात है, एलोपैथिक लोग अगर 15 डेज 7 डेज एंटीबायोटिक देके फिर 4th जनरेशन 5th जनरेशन देते, तो आपने भी पहले 7 दिन दीपन पाचन कीजिए, उसके साथ में योग दीजिए, नई रिजल्ट आया 7 दिन के बाद में चेंज करिए।
फिर सैल्मोनेला टाइफी का टेस्टिंग कीजिए, कितना डाइल्यूशन है वो देखिए। मैंने 300, 400, 500 डाइल्यूशन तक पेशेंट का टाइफाइड विदाउट एनी एडमिशन, विदाउट अ सिंगल एलोपैथिक ड्रग, यू कैन टेक एनी पेशेंट आउट ऑफ जॉन्डिस और आउट ऑफ विषम ज्वर, अगर आपके ये चारों भी मतलब पांचों भी अगर आपके निदान अच्छे है तो। फिर इसके मैम दीपक पाचन इसमें रक्तपाचक से स्टार्ट करना, रक्तपाचक से कर सकते हैं। यस सर, यस सर। अगर आप क्रिस्टल क्लियर है तो आप वो वाला पाचक शुरू करिए, तृतीय या चतुर्थ का। अगर आप क्रिस्टल क्लियर नहीं भी है और गलती से अगर आपने रसपाचक रक्तपाचक दिया तो सिंपल है सर, धात्वाग्नि और अच्छे होंगे, उसका अग्नि अच्छा होगा। जो मृदु अपना रेगुलर वाला दीपन पाचन है वो तो दीजिए, लेकिन जब ज्वर संप्राप्ति आगे जा चुकी है तो आप मतलब बोलते हैं ना टेबल के ऊपर अग्नि है तो आप अपने मग के अंदर का पानी डालते तो भी वो रुक जाएगी या बंद हो जाएगी। लेकिन अगर अग्नि ज्यादा है, दूषित है और अगर उसने फायर पकड़ लिया तो आपको ज्यादा मात्रा में पानी डालना पड़ता है, तो वैसे है। और इसके साथ में वात पित्तज है, फिर द्वंद्वज है, कफात्मक वातक ज्वर है, इस तरीके से उसको मतलब मैं तो सीधा बोलती हूँ कि एक टेबल फॉर्मेट बना लीजिए, उसमें से जो जो टिक मार्क है वैसे कॉम्बिनेशन दे दीजिए। काफी सारी ट्रीटमेंट आपके सिर्फ ज्वर चिकित्सा पे ही ट्रीट होती है। सर ने जोर वाला बहुत अच्छा लिया था, अगर कोई लिंक डाल सके तो ग्रुप में जरूर डालिएगा, पुराने लोगों को मालूम है सर ने जोर बहुत अच्छा सिखाया हुआ है। ठीक है, आई थिंक दिस इज मोर देन माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच मैम। या थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने और हमारा बहुत कुछ अभी फिर से रिवाइज हो गया ऐसा लग रहा है और बहुत कुछ नया चीज सीखने को भी मिला मैम। आप मैम आपसे यही एक रिक्वेस्ट मैम, आप आते रहा करिए, आप एकदम से गैप मार जाते हैं ना मैम, सो सॉरी बट क्या बताऊं, क्योंकि आप सीनियर्स हैं और आप लोग इतने एक्सपीरियंस है तो आप ही लोगों से हमें मालूम पड़ता है। ऐसे तो हमारे पास तो इतना ज्यादा डीप तो एक्सपीरियंस है और ना ही इतना नॉलेज। मैम ऐसा नहीं है, सबसे सीखने को, मुझे भी आपसे सीखने को मिलता है। आप इतना कॉन्फिडेंटली, इतने अच्छे, इतने सिंपल योग, देखिए एवरीबडी इज अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर, लेकिन हाँ यही है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये मैटर करता है। बट जैसे टाइम मिलता है मैं पक्का, मैं भले ही एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट ना करूं लेकिन मैं कम से कम सुनती रहूंगी। ओके, थैंक्स। थैंक यू मैम। अब हमारे संभाषण का टाइम खत्म हो गया है, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। मैम बंद करें संभाषण को, हम संभाषण को बंद करते हैं। मैम मैम आप बंद करें संभाषण। अमृता मैम, ठीक, आप सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।